अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी जो है उसको डिस्कस किया था और उसका एक टिपिकल एल्गोरिदम मर्ज सॉर्ट की सूरत में हमने उसको डिस्कस किया था और फिर उससे हमने रिकरेंस रिलेशन निकाला था। ठीक है ना जी। और रिकरेंस रिलेशन को फिर सॉल्व करने के हमने 3 तरीके पढ़े थे, जो है रिकरेंस ट्री मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड और मास्टर थ्योरम। और उसके बाद हमने कंक्लूड किया था उस एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। तो ये एक हमारा एक नेचुरल फ्लो था कि डिवाइड एंड कॉन्कर की एक मिसाल मर्ज सॉर्ट की, फिर उससे उसका रिकरेंस निकाला, फिर उसके जो है ना 3 मेथड्स में से कोई एक मेथड यूज़ करके हमने इसको यहाँ पे यूज़ करके हमने उसकी फाइनली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंक्लूड की। आज जो है हमारा मौजू थोड़ा सा चेंज होता है और आज हम जो डाटा स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े थे डाटा स्ट्रक्चर के कोर्स में, उसका एनालिसिस मकसूद है और उसमें से कुछ जो बेसिक या जेनेरिक किस्म के डाटा स्ट्रक्चर से उनका जो है एनालिसिस हमने देखना है। इससे पहले कि हम उस पर जाएं, कुछ तो हम एलिमेंट्री डाटा स्ट्रक्चर जो हमने पढ़े थे वो देखेंगे और उसके बाद हमने एक हैशिंग की कुछ बात भी की थी डाटा स्ट्रक्चर के कोर्स में। तो अगर तो वक्त मिल गया हमें तो इसी लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे, और अगर वक्त ना हुआ, इस क्लास का सेशन ख़त्म हो गया पहले, तो फिर हम जो डाटा स्ट्रक्चर्स हैं इस पार्ट को ही हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस सेशन में कवर करें। देखिए, डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी जो थी उसकी एक मिसाल तो हमने पिछले लेक्चर में देख ली थी और दैट वाज मर्ज सॉर्ट। आज हम एक और मिसाल डाटा स्ट्रक्चर में जो हमने पढ़ा था कोर्स में, बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम, उसकी मिसाल देखने की कोशिश करते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि उसका रनिंग टाइम एनालिसिस कैसे निकलेगा या क्या होगा। अच्छा, बाइनरी सर्च इज अगेन अ काइंड ऑफ अ डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम और ये एक सिंपलेस्ट एग्जांपल है डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम की। और बाइनरी सर्च अगर आपको याद हो तो जो है उसका मुद्दा अगर हम थोड़ा सा समझ लें कि वो क्या था। बाइनरी सर्च अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि एक एरे है जो कि सॉर्टेड है और इसमें 8 एलिमेंट्स हैं और 8 एलिमेंट्स को सॉर्ट हैं। मिसाल के तौर पे इस तरह से कुछ एलिमेंट्स इसमें पड़े हैं और इसमें हमने एलिमेंट को क्विकली फाइंड आउट करना है। तो एक तो याद है हमने इसके मुकाबले में लीनियर सर्च पढ़ी थी। लीनियर सर्च तो सिंपल है, वो फॉर लूप आप लगाएं, इंडेक्स 0 से सर्च करना शुरू करें कि लेट्स से अगर मैं चाहता हूं कि मैं आपसे पूछता हूं कि 57 मुझे बताएं कि इस लिस्ट में मौजूद है कि नहीं। की मेरी 57 है जो कि मैंने इनपुट की हुई है यूज़र से। तो एक लीनियर सर्च तरीका है। एक बाइनरी सर्च हमने पढ़ा था। बाइनरी सर्च हमें याद है कि हमने कहा था कि उसके लिए उसका जो प्री रिक्विजिट होता है वो ये होता है कि लिस्ट शुड बी सॉर्टेड। ये हमें याद है कि प्री रिक्विजिट ऑफ बाइनरी सर्च इज दैट लिस्ट शुड बी सॉर्टेड। वो वजह क्या है कि अगर आपको याद हो तो थोड़ा सा मैं ब्रीफली अगर क्विकली चला जाऊँ उस एल्गोरिदम पे, तो अगर हमारे पास 8 एलिमेंट्स हैं तो पहले आप इसको 2 में तकसीम करें, 4 एलिमेंट्स बनाएं। ठीक है ना जी। और 4 एलिमेंट्स 2 में तकसीम करके आपको जो मिड इंडेक्स निकलेगा उससे आप कंपैरिजन कर लें कि आपकी की इससे ग्रेटर है। तो 57 अगर ग्रेटर है तो फिर आप इस हाफ में सर्च करेंगे, सिर्फ इस हाफ को क्रॉस कर देंगे, तो फिर इस हाफ को नीचे लेके चलेंगे। इस हाफ में फिर आपके पास जनाब लेट से अगर ये 4 एलिमेंट्स आते हैं तो नेक्स्ट अल्ट्रेशन में आप कॉल में आप इसका हाफ निकालते हैं। फिर आप देखते हैं कि लेट से मिड में फ्लोर सील वाला वो फॉर्मूला ज़हन में रखें, अगर तो एग्जैक्ट मिड निकलता है तो फिर तो वही होगा, नहीं होगा तो फिर आइदर 21 को आपको मिडिल कंसिडर करना पड़ेगा फ्लोर सील के तहत ऑपरेटर के तहत, और या 37 को।
लेट्स से अगर आप 37 भी एज्यूम करते हैं तो 37 जो है 57 इससे ग्रेटर है, तो दिस हाफ इज़ अगेन इग्नोर्ड और आप इस हाफ पे चले गए, ठीक है। और यहाँ पे फिर आपने लिस्ट तकसीम किया और जब यहाँ पे आपको मिला तो 37 का मिड निकाला, तो वो आप आगे नहीं तो 87 लेट से निकला, और 87 के बाद मज़ीद ये लिस्ट नहीं टूटती और 87 57 से ग्रेटर भी है और मैच भी नहीं हुआ, लिहाजा आपने इस 1 2 3 ऑपरेशंस के अंदर मुझे बता दिया कि जनाब आइटम नॉट फाउंड। लेकिन अगर आप इस पर लीनियर सर्च लगाते तो फिर आप फॉर लूप यहाँ से चलते 2 एक कंपैरिजन 2 3 4 5 6 7 7 कंपैरिजन के बाद आप मुझे बताते कि 57 यहाँ नहीं। तो दैट वाज द पॉइंट इन द बाइनरी सर्च कि बाइनरी सर्च में ये ब्यूटी है कि बाइनरी सर्च एल्गोरिथम आपका क्या करता है, वो जो है इसको सर्चिंग को तेज़ कर देता है। अब हम इसी सॉर्टेड जो एरे है आज हम ये देखते हैं कि इसका रनिंग टाइम कितना फिर निकलता है इस किस्म के एल्गोरिथम का। अगर हमने रनिंग टाइम कंप्यूट करना हो लेट्स से और हम देखना चाहते हैं कि बाइनरी सर्च कितना टाइम लेती है, तो अब हम उसकी डिस्कशन करते हैं। बिफोर गोइंग टू बाइनरी सर्च वी एनालाइज द लीनियर सर्च, और वो हमें पता है कि इट्स टेक्स ओमेगा n टाइम इन वर्स्ट केस, यानी वर्स्ट केस में अब वही बात है कि कम से कम टाइम भी n ज़रूर होगा, क्योंकि लीनियर सर्च में जब आपने वर्स्ट केस कह दिया तो वर्स्ट केस का मतलब है कि यू नीड टू एग्जॉस्ट और यू नीड टू सर्च द होल लिस्ट, द होल एरे जिसमें आपने डाटा जो है उसको स्टोर किया हुआ। तो उस सूरत में हमें ये फीलिंग मिलेगी कि हमने इसको वर्स्ट केस में पूरी लिस्ट पर से गुजरना है। लिहाजा जब पूरी लिस्ट पर से गुजरना है तो फिर उसका मतलब है n कंपैरिजन्स तो होंगे, तो कम से कम भी n होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा भी n होंगे, लिहाजा ओमेगा मैटर नहीं करता। ये डिस्कशन मैंने इंसर्शन शॉर्ट में आपको क्लियर कर दी थी कि जब मॉडिफायर लगा देते हैं किसी टाइम को निकालने के लिए, मॉडिफायर मीन्स कि शुरू में आप उसके या स्पेसिफायर लगा देते हैं कि कौन स्पेसिफिकली बताओ वर्स्ट केस, बेस्ट केस, एवरेज केस, या कि नहीं आप जेनेरिक टाइम मांग रहे हैं मुझसे। तो जेनेरिक टाइम के में तो फिर आपको डेफिनेटली अगर आप अपने जहनों पे जोर दें और मैं कहूँ कि व्हाट इज़ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च आप ऑर्डर n कहेंगे तो फिर दैट्स फाइन। ऑर्डर कह के आप ये कह रहे हैं कि बदतरीन सूरत में n कंपेरिजन्स ही होंगे, यानी ग्रोथ लीनियर इन नेचर होगी। और अगर बेस्ट केस में रखेंगे तो फिर θ1 आपको जवाब देंगे। रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम इज θ1, तो θ1 ये बेस्ट केस में कहेंगे। अगर आप जो है ना ओमेगा वन कहते हैं तो ओमेगा वन से फिर मैं मान लेता हूँ कि चलें ठीक है, ओमेगा वन का लोअर बाउंड और लोअर बाउंड में बेस्ट केस यही बनता है कि आपको खुशकिस्मती से लीनियर सर्च में पहले ही इंडेक्स पे वो आपका आइटम सर्च होके मिल जाए, ठीक है जी। तो फिर ओमेगा वन ठीक है, लेकिन ओमेगा वन और ऑर्डर एन ये जब दोनों जवाब आप यकजा करते हैं तो इससे ये नतीजा निकलता है कि थीटा में आप फिर इसका जवाब लीनियर सर्च का नहीं दे सकते, क्योंकि बेस्ट केस में विद इन सिंगल ऑपरेशन पहली इंडेक्स पे मिल जाता है आपको आइटम, और बदतरीन सूरत में वर्स्ट केस में आपको वो एट द एंड ऑफ द लिस्ट मिलेगा या लिस्ट में होगा ही नहीं सिरे से। तो उस सूरत में भी आपको पूरी जो है लिस्ट जो है उसको सर्च करके एग्जॉस्टिव सर्च आपको करना होगा। तो बाहर कैफ वो ये चीज़ आपको क्लियर है कि इट टेक्स ओमेगा n टाइम इन वर्स्ट केस एंड ऑर्डर 1 इन द बेस्ट केस। अच्छा, प्री रिक्विजिट भी हमने पता है कि बाइनरी सर्च का क्या है, दैट इट लिस्ट मस्ट बी सॉर्टेड इन सम काइंड ऑफ एन ऑर्डर। अच्छा, ये बाइनरी सर्च का एक एल्गोरिथम है, हमने डिस्कशन इस पर की हुई है, ठीक है। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस इन डाटा स्ट्रक्चर कोर्स, और इसको आप आई होप कि इम्प्लीमेंट भी वहाँ कर चुके हैं। लिहाजा मुझे इस कोड में जाने की तो दोबारा ज़रूरत नहीं है, ये आप इसको उठा लें, एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये कोड चल जाएगा। एक रिकर्सिव कॉल आपको यहाँ नज़र आ रही होगी जो एंड में मैं दे रहा हूँ, ये बेसिकली लिस्ट को मैं इसे किस हाफ पे सर्च करना है नेक्स्ट, ये उसके लिए है, ठीक है ना। और इसमें आप देख रहे हैं कि लो और हाई जो है ना आप मिड इंडेक्स निकालते हैं, पहले लो और हाई का डिवाइड बाय 2 करके, फिर चेक करते हैं कि भाई
अगर आइटम मिल गया तो टेस्ट पास हो गया, रिटर्न हो जाए आइटम फाउंड। और अगर ए मिड ग्रेटर देन नंबर है तो हाई इंडेक्स को अपडेट कर देते हैं, और अगर ए मिड लेस देन नंबर है तो लो वाले जो है आपके इंडेक्स को उसको जो है अपडेट कर देते हैं। तो बहरहाल सब्जेक्ट टू इम्प्रूव का मतलब है कि ये मेरी स्टूडेंट लाइफ का कोड है, तो डेफिनेटली इसमें कुछ आप इसको चेक्स कम भी कर सकते हैं, यानी इसको थोड़ा सा श्रिंक कर सकते हैं इस कोड को मज़ीद in terms of checks and in terms of making less variables in the code. बहरहाल लेकिन in any case रनिंग टाइम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसके, लिहाजा अब हम सीधा स्ट्रेट अवे जाते हैं इसके एनालिसिस पे। अच्छा, वो कहता है कि इन अबव एल्गोरिथम ईच पास टू दिस बाइनरी सर्च फंक्शन, ये बाइनरी सर्च का जो फंक्शन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है टू हैव अ बाइनरी सर्च, function reduces the array to be searched at least one half the size of the sublist still to be searched। तो ये जैसे हमने अभी बात की कि यहाँ पे क्या करता है बाइनरी सर्च, क्या करता है आपका ये लेफ्ट में इंडेक्स है और ये राइट मोस्ट इंडेक्स है। तो आप सबसे पहले कोड में आपने यही किया था ना कि मिड इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना जी। तो उससे मिड इंडेक्स निकल आएगा लेट्स से 15 का। तो आप चेक करेंगे कि वो 57 जो आपने मुझे कहा था सर्च करेंगे कि आप देखेंगे कि इफ़ ए मिड इज इक्वल टू की, तो फिर तो स्ट्रेट अवे सर्च फाउंड एंड रिटर्न, तो विद इन सिंगल ऑपरेशन आपको मिल गया। लेकिन अगर आपको फिर दूसरा है कि अगर नहीं मिलता तो फिर ये देखेंगे कि अगर 57 इज ग्रेटर देन ए मिड तो फिर आपका लेफ्ट यहाँ आ जाएगा, राइट यहाँ रहेगा और इसका नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल में मिड निकलेगा, जो मैंने अभी लास्ट टाइम आपको समझाया भी है। तो इस हिसाब से जब आप इस लिस्ट को लेके चलेंगे तो आप अपने हदफ तक जो है ना जल्दी से पहुंच जाएंगे। तो बात वो यही बात कर रहा है उधर कि एक जो लिस्ट है इट्स अगर आप इसको गौर से देखेंगे जो है ना मर्ज सॉर्ट से थोड़ा डिफरेंट है। मर्ज सॉर्ट में आपकी अगर ये 8 लिस्टें थी, 8 आइटम्स की लिस्ट थी, तो चार आप यहाँ देते थे, ठीक है ना जी। 4 यहाँ बनाते थे आइटम्स की लिस्ट और 4 यहाँ बनाते थे। फिर इसको अलहदा से दो में बनाते थे अलहदा से, और इसको अलहदा से दो में बनाते थे, और फिर कंबाइन भी चलाते थे। यहाँ पे अगर आप गौर करें एक वक्त में कोई एक ब्रांच एब्सेंट होगा और दूसरा ब्रांच में आप काम कर रहे होंगे, या फिर इस पे आ गए तो इसमें फिर अगली दफ़ा ये ब्रांच एब्सेंट होगी, इस ब्रांच में सिर्फ काम कर रहे होंगे। क्योंकि बाइनरी सर्च का तकाजा यही है ना कि 57 को अगर आपने सर्च करना है तो आप मिडिल इंडेक्स से जब कह देते हैं कि भाई मिडिल इंडेक्स में तो 15 पड़ा है, ये से इधर होगा, तो ये वाली ब्रांच तो गई ना, ये डाटा तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया, इसको तो अभी आपने सर्च नहीं करना जो शुरू से 15 तक आधे आइटम्स पड़े हैं। बिकॉज वी हैव सेड दैट द लिस्ट इज सॉर्टेड, प्रीरेक्विजिट है ये। अगर लिस्ट सॉर्टेड है तो फिर तो जाहिर बात है इस हाफ में इसको होना ही नहीं चाहिए, हो ही नहीं सकता, ठीक है ना जी। तो ये चीज़ आपके जहन में एक जो है होनी चाहिए कि इट्स स्लाइटली डिफरेंट देन मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट में दोनों सब प्रॉब्लम्स को हम हैंडल करते हैं जो ट्री में बनते हैं, दो सब प्रॉब्लम्स, और यहाँ पे एक सब प्रॉब्लम को हमेशा हैंडल करते हैं, और एक सब आधा सब प्रॉब्लम इग्नोर होता है हर रिकर्सिव कॉल पे। अच्छा, वो फिर कहता है कि द लास्ट पास अकर्स, जहाँ पे रिकर्जन रुकेगी, व्हेन द साइज ऑफ द सब लिस्ट रीचेस टू 1। ज़ाहिर है जब आपका, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको मिसाल करवाई थी, तो उसमें मैंने जब आपको ये ब्रांचिंग कराई थी इसी लिस्ट पर से, तो मैंने आपको क्या कहा कि इसमें जो है इसको अगर मैं दोबारा से जो है ना बता दूं और अभी आपको ये लिस्ट दोबारा बना के दिखाऊं, तो मिसाल के तौर पे इसमें हमने जनाब 8 आइटम्स की लिस्ट बनाई थी। तो अब अगर आपसे कोई कहे कि इसमें लेट से आप मुझे सर्च करके दें कि 1 है कि नहीं है, तो ज़ाहिर बात है आप मिडिल इंडेक्स में जाएंगे, ये वाली यहाँ से यहाँ तक लिस्ट जो है ना इग्नोर हो जाएगी। अगली कॉल आप सिर्फ एक ब्रांच में देंगे, उसमें ये आइटम्स जाएंगे, यानी
टू कंसिडरेशन में 2 3 4 8 आएंगे, ठीक है, लेट्स से। फिर आप जनाब इसमें जब इसके मिड से कंपेयर करेंगे या 3 या 4 से, तो आपको पता है 1 इससे भी लेस है, तो आपका ये वाला हाफ जो इस तरफ बनना था 4 8 का वो गया, आप उसको सर्च ही नहीं करेंगे और इसको मज़ीद तोड़ेंगे। और जब इसका मिड निकालेंगे तो या वो ये निकलेगा या ये निकलेगा, तो ज़्यादा उस सूरत में आपका लेफ़्ट और राइट जो है वो एक हो जाएगा, ठीक है ना जी, यानी कि एक जगह पे खड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे या 2 मिलेगा आपको या आप जो है ना इसके 3 लगेगा, जो भी मिल जाएगा। और उसके बाद आप लिस्ट का लेफ़्ट राइट सेम है, तो आप कह देंगे कि भाई ये 1 जो है इस लिस्ट में मौजूद नहीं है, यानी कि 2 लिस्ट के बाद आपको जो है इसमें से एक आइटम मिल के उससे आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे आइटम है या कि नहीं है। क्योंकि अगर होना होता तो इस लेवल पे आके जहाँ पे मैंने अभी रब किया है इधर आपको ये 1 मिल जाना चाहिए था, ठीक है ना जी, एक रिकर्सिव कॉल में। तो अगर आप देखें आपके पास ये 8 आइटम्स हैं, तो आपको टोटल वो के पासेस लेट्स से मैं कहता हूँ रिक्वायर्ड टू रीच टू द लिस्ट ऑफ साइज इक्वल टू 1, यानी वो के पासेस क्या हैं, वो अब उसका रब्त हम एन से बाद में जोड़ते हैं कि के पासेस आपको दरकार हैं कि आप लिस्ट की जो साइज़ है उस तक रीच हो जाएं ऑफ साइज 1 तक। तो ये बात जनाब आपको वहाँ पे करेगा वो। तो वो यही अब कह रहा है कि थस द टोटल नंबर ऑफ रिकर्सिव फंक्शन कॉल्स जो हैं आपकी, that is 1 plus the number of k passes required to produce a list of size of 1। यानी 8 एलिमेंट्स हैं, तो 8 एलिमेंट्स में पहले पास में 4 एलिमेंट निकल आएंगे जिसको अब आप सर्च करेंगे, ठीक है ना जी। और जो है उसके बाद जो है आप मज़ीद 4 एलिमेंट्स को तोड़ेंगे तो उससे 2 एलिमेंट्स बन जाएंगे, 2 एलिमेंट्स को मज़ीद तोड़ेंगे तो उससे आपका एक एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है ना जी। तो अगर 8 एलिमेंट्स हैं तो आप मुझे बताइए ये कि एक पास में 4 बने, दूसरे पास में 2 बने और एक, तो विद इन 3 पासेस, ठीक है ना जी, विद इन 3 पासेस आपको लिस्ट मिल गई क्या, ऑफ साइज 1, ठीक है ना जी। अब ये जो है आपके पास ये अगर इस मिसाल में आ जाएं तो इसमें अगर 8 एलिमेंट्स हैं तो के आपके पास 3 होगा टू रीच टू द साइज ऑफ 1। और वो एक एलिमेंट या तो वो जो आपने की दी थी वही होगा और या जो है फिर बिल्कुल वो नहीं होगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो इससे आपको ये अंदाज़ा हो गया कि ज़ाहिरी बात है जब ट्री बढ़ेगी यानी आइटम्स ज़्यादा होंगे, 16 होंगे, तो एक पास और चाहिए होगा। 16 8 में जाएगा, 8 से 4, 4 से 2, 2 से 1। इसका मतलब है कि इस के का रब्त n से बनाएंगे ना अब हम, और के का रब्त n से या इसकी कोरिलेशन को फाइंड आउट करेंगे और वो है हमारे पास। अच्छा थोड़ा सा लगे तो यहाँ पे एक और बात सुनते जाएं। इस डायग्राम में और मर्ज सॉर्ट की डायग्राम में सिर्फ फ़र्क ये है ना कि वहाँ पे यहाँ पे एक ब्रांच यहाँ भी होती थी, फिर यहाँ पे भी एक ब्रांच थी, फिर इसकी भी एक ब्रांच थी, इसकी भी एक ब्रांच थी। लेकिन मुझे बताएं नंबर ऑफ लेवल्स तो उसमें इतने ही थे ये जितने इधर हैं, इधर भी और इधर से भी अगर देखें वहाँ नंबर ऑफ लेवल्स यानी 8 एलिमेंट्स के लिए बाइनरी सर्च में भी 3 लेवल्स होंगे, और अगर आप 8 एलिमेंट्स को सॉर्ट करने के लिए वो मर्ज सॉर्ट की डायग्राम पे चले जाएं तो 8 एलिमेंट को मर्ज सॉर्ट करने के लिए भी आपके पास नंबर ऑफ लेवल्स 3 ही बनते हैं, 3 या 4, 3 + 1 कर लें, कोई मसला नहीं है। और वो अगर याद हो आपको वहाँ पे मैंने बताया था, आपने निकाला भी था log of n + 1 नंबर ऑफ लेवल्स, log to the base of 2 of n + 1 नंबर ऑफ लेवल्स आपके मर्ज सॉर्ट में निकले थे, ठीक है जी। तो इसका मतलब है k इज बेसिकली दिस, आपका k यानी नंबर k इज बेसिकली द पासेस, द नंबर ऑफ पासेस रिक्वायर्ड टू रीच टू द साइज ऑफ 1। तो वो k बेसिकली log of n है, जिसके बाद आपको एक आइटम मिल जाएगा और वो आइटम आइदर वही होगा जो की में आपने सर्च करने के लिए बाइनरी सर्च को दिया था और या नहीं होगा। तो जवाब आपको एंड में मिल जाएगा चाहे जो भी हो जाए, ठीक है। लेकिन ये log of n + 1 हमने फिर बाद में साबित किया था, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से मर्ज सॉर्ट में और मास्टर थ्योरम से भी आप उसको कर सकते हैं। आज एक नए अंदाज से एक दूसरे तरीके से मैं इसको इसी बात को ये log of n + 1 को साबित करने के लिए कि ये क्या है,
तो इधर अब अगर आ जाएं आप, तो वो आगे कहता है कि ये के पासेस तो हमें मिल गई कि एक आइटम को आपने रीच करा दिया साइज ऑफ 1 तक, यानी 8 एलिमेंट्स हैं, तो 3 पासेस के अंदर वो जो है 3 दफ़ा टूटने के बाद वो साइज हो जाएगा 1। लेकिन ये 1 प्लस का क्या मतलब है कि के प्लस 1 क्यों ये कह रहा है, यानी के प्लस 1, के पासेस तो समझ आ गई, ये 1 क्यों? ये 1 अगर आप इसको ज़रा ले लें दिमाग में, तो एक पहली कॉल भी तो है ना जो मेन फंक्शन से होती है, यानी ये जो फंक्शन है इसको आपने पहली कॉल कहाँ से दी थी, मेन से दी थी ना, तो वो कॉल भी तो एक शुमार कर लें अगर, तो एक कॉल ये है फंक्शन को, और फिर बाकिया कॉल्स यहाँ हैं जो रिकर्सिव कॉल्स हैं सारी, इसी फंक्शन को बार बार कॉल करके इसको चला के यहाँ आएंगी। तो लेकिन ये कि ये के प्लस 1 हो जाए या के हो जाए, इवेंचुअली हम देखेंगे कि एल्गोरिथम में ये कॉन्स्टेंट्स मेरे लिए फिर बाद में मैटर नहीं करते। लेकिन ज़रा ये यहाँ पे ज़रा स्पेसिफिक होकर बात कर रहा है कि आपको एग्जैक्टली के प्लस 1 जो है पासेस जो हैं वो दरकार होंगे। अच्छा जी तो ये बात जब आपको समझ आ गई कि किस तरह से हम लिस्ट ऑफ साइज 1 तक पहुंच गए, और अब उसको एक इनइक्वालिटी उससे बनाने की कोशिश करते हैं इस अगली स्लाइड में, और यही द क्रक्स ऑफ दिस एनालिसिस है इस बाइनरी सर्च का। लेकिन ये चीज़ आप समझ जाएंगे तो फिर सारा एनालिसिस बड़ा सिंपल हो जाता है, और उसके बैकग्राउंड पे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब वो कहता है कि सिंस द साइज ऑफ द सब लिस्ट आफ्टर के पासेस इज एट मोस्ट n डिवाइडेड बाय 2 पावर k। देखिए अभी आपने 8 की लिस्ट बनाई ना, 8 एलिमेंट्स की, तो आपने मिड इंडेक्स से कंपेयर करके लेट से कहा ये वाले हाफ में तो नहीं है, तो आपके पास फिर एक पास के बाद अगले पास में कितने एलिमेंट्स रह गए, 4 में आपने फिर जनाब यहाँ पे मिड से कंपेयर किया, तो आपने कहा जनाब ये वाला नहीं है, ये पोर्शन है, तो आपके पास हो गए दो एलिमेंट्स, और 2 के बाद आपके पास इवेंचुअली एक एलिमेंट रह गया, और एक एलिमेंट या आइदर होगा या नहीं होगा। तो ये कितनी पासेस हैं, 1 2 3, के इज इक्वल टू 3 पासेस हैं आपके पास, कि जिसकी बुनियाद पे आपने कह दिया कि, लेकिन के पासेस के बाद आप मुझे बताएं साइज 1 ही होगा, 1 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि 1 से बड़ा होता तो फिर तो आप एक पास और दरकार है आपको, जैसे 1 से बड़े का मतलब 2 है, और 2 को तो फिर एक दफ़ा तकसीम करके एक 1 बनाना पड़ेगा, सही है। तो वो यही बात कर रहा है कि अगर आप n 8 है डिवाइडेड बाय 2 पावर, यानी अगर ये मिसाल लें तो 2 पावर 3, ये लेस देन 2 ही होगा हमेशा, विच इज़ देयर 8 बाय 8 इज़ लेस देन 2, यानी 1 इज़ लेस देन 2, तो इट्स ट्रू, क्योंकि जब n 8 होगा तो k 3 होगा, तो फिर तो डेफिनेटली साइज जो है ना लेस देन 2 ही होगा, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं। लेकिन अगर आपका 8 16 है और पासेस 3 हैं, तो फिर वो लेस देन 2 गारंटी नहीं है, क्योंकि 16 में आपको एक पास और चाहिए होगा, यानी अगर ये एक पास के 3 लेके आप 16 के साथ मामला करेंगे तो वो तो फिर लेस देन 2 नहीं होगा, क्योंकि वो तो बराबर भी हो सकता है 2 के। लेकिन आपने जब यहाँ एलिमेंट्स बढ़ाए हैं तो यहाँ पासेस भी बढ़ेंगी ना, मेरी बात समझ आ रही है। तो पासेस का ताल्लुक n से है, n बढ़ता जाता है तो रिकर्सिव कॉल्स में पासेस भी ज़्यादा होती जाती हैं, n कम होता है तो हमें यही तो बेसिकली चाहिए, बिकॉज आर वेरिएबल इज n हमारे कंट्रोल में नहीं है, n यूज़र डिसाइड करता है कि एरे का साइज कितना होगा, ठीक है। उसके बाद फिर मुझे बाइनरी सर्च उस पर करनी पड़ेगी सॉर्ट करने के बाद। तो बाद वो कहता है कि अगर तो आप प्योरली सही तरीके से चल रहे हैं, जैसे मैंने इस मिसाल में समझाने की कोशिश की है कि अगर आपने लिस्ट को पूरा एंड तक पहुंचाया है तो 8 एलिमेंट्स के लिए 3 पासेस चाहिए। अब इस बात को जेनेरिक करने के लिए उसने फॉर्मूला दे दिया है कि n डिवाइडेड बाय 2 पावर के मस्ट बी लेस देन 2, इक्वल भी नहीं हो सकता, लेस होगा, क्योंकि 2 होने का मतलब ये है कि दोबारा एक पास आपको चाहिए उसको तकसीम तोड़ने के लिए एक। तो जब ये होगा, और उसको फिर मैंने ये यहाँ से वैल्यूज पुट करके ये आपको साबित भी कर दिया, तो जब ये इनइक्वालिटी आपने इस्टेब्लिश कर दी इस सारी फिक्रे के बाद, तो अब हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं कि अच्छा इसमें k का क्या रब्त निकलता है n के साथ। तो अब आप इसमें कुछ भी नहीं है, मैथमेटिक्स है सिंपल, इस n इस 2 पावर k को इनइक्वालिटी की उस साइड पे ले जाएं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस विल बिकम दिस दैट n इज लेस देन 2 into 2 पावर k। अच्छा, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, मैथ्स का फॉर्मूला है सिंपल, वो हमने कर दिया,
और अब हम कहते हैं कि ये पावर ऑफ 2 और n, इसको जरा रिजॉल्व करें ना कि ये क्या है। तो हमने कहा दोनों साइड में हम log टू द बेस 2 ले लेते हैं, ठीक है ना जी। यानी अगर आप देखें तो हम इसको अगर मैं इस तरह से सॉल्व करूँ वाइट बोर्ड पे आपके लिए, तो यहाँ पे क्या है, n इज लेस देन, या n डिवाइडेड बाय 2 पावर k इज लेस देन 2, n डिवाइडेड बाय 2 पावर k इज लेस देन 2, ठीक है ना जी। तो अब आपने इसको सिंपली, दिस इम्प्लाइज दैट n इज लेस देन equal to 2 into 2 power k, bases are same, powers are added, तो n is less than 2 power k plus 1। मैंने बोथ साइड पे log ले लिया, ठीक है, log to the base 2। बेस 2 क्यों लिया है, क्योंकि मैंने बुनियाद मेरी क्या है मर्ज सॉर्ट में भी और यहाँ भी कि मैं 2 में तकसीम करता हूँ, तो बुनियाद फिक्स है, बेस फिक्स है, यानी बार 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 उसको जो ना, तो log में आप बेस फिक्स कर देते हैं ना, फिर बात करते हैं। पहले बेस तो क्लियर करो ना, बेस 10 है, बेस 2 है, बेस है, तो बेस फिक्स है। हम दो सा प्रॉब्लम्स में जाते हैं, और log टू द बेस 2 ऑफ n इज लेस देन log टू द बेस 2 ऑफ 2 पावर k प्लस 1, ये होगा। अच्छा, अब log का एक फॉर्मूला भी आपको पता है कि log टू द बेस 2 ऑफ समथिंग, और उसकी जो पावर होती है वो कोफिशिएंट बन जाती है, ठीक है ना जी। तो हम इसको लिख सकते हैं कि log टू द बेस 2 ऑफ n इज लेस देन k प्लस 1 इंटू log टू द बेस 2 ऑफ 2। पीछे ये रह गया, k प्लस 1 कोफिशिएंट बन गया, और पीछे ये चीज़ रह गई, ठीक है ना, जो ये है। अच्छा, ये अब आपको पता है कि 2 की क्या पावर ली जाए कि 2 आ जाए, log मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पिछले लेक्चर में, क्लियर हो गया, 1 इससे आ जाएगा। तो दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम दैट log टू द बेस 2 ऑफ n इज लेस देन और इक्वल टू k प्लस 1। लेस देन इक्वल नहीं है, लेस है बेसिकली। अच्छा, अब इसको अगर हम कहें दूसरे लफ्ज़ों में कि अगर आप स्लाइड पे चले जाएं, तो ये यहीं पे यही साबित हुआ है, log टू द बेस 2 ऑफ n इज लेस देन k प्लस 1, ठीक है ना जी। सो अब वो कहता ये है कि the required number of passes therefore is the smallest integer that satisfies this inequality। ये जो inequality है, इसको required number of passes जो है ना, वो this is the smallest value, यानी log of n जो है ना, k प्लस 1 उसके लिए एक किस्म का अपर बाउंड हो गया, यानी log of n इससे कम ही होगा k प्लस 1 से, k प्लस 1 से log ऑफ n हमेशा कम ही हो गया। तो k के लिए अपर बाउंड हो गया ना log ऑफ n, यानी k कभी log ऑफ n से ज़्यादा हो ही नहीं सकेगा। इन अदर वर्ड्स में कहता हूँ, क्योंकि log ऑफ n आप कहते हैं लेस है k से, तो इसका मतलब है k जो है, k तो नहीं ज़्यादा हो सकता ना, log ऑफ n जो है ना कम है, तो k कभी एक्सीड करेगा ही नहीं इसको, इस log ऑफ n को। नंबर ऑफ पासेस कभी भी एक्सीड नहीं करेंगी, क्योंकि log ऑफ n आपने फॉर्मूला निकाल लिया। इससे नतीजा ये निकला कि द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च इज नाउ ऑर्डर ऑफ log ऑफ n। क्यों? क्योंकि आपने जनाब लिस्ट को तोड़ते तोड़ते गए, और अब आपने खुद ब खुद वो जो पीछे जो है ना वो मर्ज सॉर्ट का नॉलेज भी था, ये वाली इनइक्वालिटीज भी यूज़ कर लें, और आपने कहा कि यहाँ पे log ऑफ n प्लस 1 लेवल्स हैं, ठीक है ना जी। तो log ऑफ n प्लस 1 लेवल्स हैं, और आपको जनाब उसमें आइटम या तो फाइंड भी हो जाता है या फाइंड नहीं होता, या इन अदर वर्ड्स आप मैथमेटिकली जो मैंने आपको k पासेस का रब्त जो है ना इस इनइक्वालिटी से साबित किया, ये भी आपने देख लिया। इसके बाद तो उसके साथ उससे दोनों से चलें, दोनों से अपर बाउंड आपका जो है ना वो log ऑफ n ही निकलता है। इसका मतलब ये है कि आपका जो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम है उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, उसकी जो उसमें जो ग्रोथ रेट है, दैट ग्रोथ rate is not going to exceed log of n, या explicitly मुझे कहना चाहिए log to the base 2 of n, ठीक है ना जी। That's why वो ये कहता है कि जो आपका जो रनिंग टाइम है बाइनरी सर्च का वो ज़्यादा से ज़्यादा बिग O ऑफ log of n होगा। अच्छा, अब आप यहाँ पे सोचते जाइए, खुद ही ये बताने की बातें नहीं है कि बिग O क्यों लगाया,
ओमेगा क्यों नहीं लगाया, थीटा क्यों नहीं लगाया। तो ये बात अब सोचने की है कि बाइनरी सर्च में भी आपकी खुशकिस्मती हो सकती है कि आप लिस्ट का मिडल इंडेक्स निकालें और मिडल इंडेक्स के जो है आपके बाई चांस खुशकिस्मती से उसी इंडेक्स पे आपका जो है आइटम जो है इट इज़ फाउंड। तो उसका मतलब है आपने तो एक सर्च किया है, पूरी लिस्ट तो लॉग ऑफ एन लेवल्स पे गए ही नहीं है, कॉल्स ही नहीं गई। इसका मतलब है टाइम बेस्ट केस में बेहतर है, और वर्स्ट केस में आप कितनी दफ़ा मैक्सिमम जाएंगे तो वो हमने निकाल लिया अभी कि लॉग ऑफ एन से ज़्यादा हमारे ये के पासेस जो हैं ये लॉग ऑफ एन को एक्सीड नहीं कर सकते। लिहाजा अपर बाउंड ऑफ के पासेस इज लॉग ऑफ एन। लिहाजा बिग ओ में हम कह सकते हैं कि द रनिंग टाइम ऑफ दिस इज लॉग टू द बेस 2 ऑफ एन, यानी इससे ज़्यादा कभी भी इसकी ग्रोथ नहीं होगी। बिग ओ लिख के हम ये कहना चाह रहे हैं, और बात सही भी है, ठीक है। अच्छा, अब जब ये चीज़ें समझ आ गई तो अब हम नेक्स्ट इशू ये उठाते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जो डिवाइड एंड कॉन्कर का एक एल्गोरिथम हमने पढ़ा है अभी रिसेंटली, दैट इज़ मर्ज सॉर्ट, उसके और बाइनरी सर्च के डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच में क्या डिफरेंस है। तो देखें, थोड़ा सा आप जहन पे जोर दें। मैंने थोड़ा हिंट या टिप आपको दे भी दी थी इस लेक्चर के शुरू में कि जब एक लिस्ट मुझे गिवन हो तो उसमें मैं अगर इस 8 आइटम्स की लिस्ट है तो मर्ज सॉर्ट अगर लगाऊंगा तो ये 4-4 में तकसीम होगा, ठीक है ना जी, लिस्ट, और फिर ये 2-2 में होगा, ठीक है ना जी, और इसके बाद ये भी 2-2 में होगा, ठीक है ना जी, और फिर ये 1-1 में होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको अभी गौर से हमने देखा कि ये सारा काम, इसमें भी लॉग एन लेवल्स हैं तकरीबन, और अगर इसी लिस्ट को मैं बाइनरी सर्च के लिए 8 एलिमेंट्स होते तो मैं फिर इसको एक सब प्रॉब्लम में तोड़ूंगा ना, 4 बनेंगे, उसमें अंडर कंसिडरेशन 4 हो जाएंगे ना, इसमें से या ये लिस्ट जाएगी या ये लेफ्ट जाएगी, फिर इसी 4 में से या ये जाएगी या वो जाएगी, तो लिस्ट फिर 2 में तकसीम हो जाएगी, 2 आइटम्स में, और फिर 2 आइटम्स के बाद फिर लिस्ट फाइनली एक आइटम में आ जाएगी, उसमें भी या ये चली जाएगी या लेफ्ट साइड चला जाएगा। तो नंबर ऑफ लेवल्स यहाँ पे और यहाँ पे अगर आप गौर करें 8 के मुकाबले में 8, 4 के 2 और 1 के, इसमें भी आपके पास log ऑफ बेस 2 ऑफ n तकरीबन ही लेवल्स हैं। और ये अगर आप देखें तो इसको फॉर्मूला में पुट भी कर लें, log टू द बेस 2 ऑफ 8 है ना, क्योंकि n आपका इसमें 8 है तो 8 तो 2 की क्या पावर ली जाए कि 8 आए तो दैट इज़ 3। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास 1, 2 और 3 जो लेवल्स हैं उसके बाद आपको लिस्ट ऑफ साइज 1 में मिल जाती है, चाहे आप मर्ज सॉर्ट में खड़े हों और चाहे आप बाइनरी सर्च में हों। लेकिन जाहिर बात है बाइनरी सर्च का टाइम मर्ज सॉर्ट के टाइम से थोड़ा कम होना चाहिए। ये डायग्राम भी खुद बता रही है, इसमें तो आपने ये सारे सब प्रॉब्लम्स भी हैंडल किए हैं ना बाइनरी मर्ज सॉर्ट में। इधर तो ऐसा कुछ चक्कर नहीं है, इधर तो आपने दूसरी ब्रांच को काट दिया है, इस हाफ में तो गए ही नहीं है। तो अब टाइम में ये तो समझ आती है कि बाइनरी सर्च का जो रनिंग टाइम है दैट शुड बी बेटर देन द रनिंग टाइम ऑफ यू कैन से जो है मर्ज सॉर्ट, ठीक है जी। लेकिन ये कि कैसे, आप ज़रा उस बात को थोड़ा सा इवेल्युएट करने की जो है ना देखने की कोशिश करते हैं। स्लाइड में वो कहता है कि हाउ दीज टू एल्गोरिथम्स, हाउ द टू डिस्कस डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम्स डिफर, मर्ज सॉर्ट एंड बाइनरी सर्च बताएं आप। तो और दूसरा है कि फिर अगर आपको कुछ समझ आती है तो रिकरेंस रिलेशन भी जो है ना बाइनरी सर्च का जो है ना बताएं। देखिए, इसका जो रिकरेंस रिलेशन आपने निकाला था मर्ज सॉर्ट का, वो आपने क्या निकाला था, जो अगर मैं इसको मिसाल को दोबारा ज़हन में ले आऊँ, इसका रिकरेंस रिलेशन आपने टी ऑफ एन निकाला था 2Tn/2 प्लस एन, यानी कंबाइन की कॉस्ट इसमें ये थी। θ1 मैंने हटा दिया है, यानी वो डिवाइड का कांस्टेंट टाइम, और ये जनाब आपका 2 सब प्रॉब्लम में तोड़ा है आपने, ये देखें ये 2 हैं, हर एक का साइज अपने ओरिजिनल का हाफ है, और ये आपका रिकरेंस था। लेकिन अब अगर मैं इधर आ जाऊं, यानी यहाँ पे ये जो बाइनरी सर्च वाला पोर्शन है, इसका मैं अब रिकरेंस रिलेशन आपसे मांगू तो इसमें आप मुझे देख के बताएं आप प्रॉब्लम को कितने सब प्रॉब्लम्स में तोड़ते हैं। एक
एक सा प्रॉब्लम में तोड़ते हैं तो क्योंकि दो ब्रांचें तो नहीं बन रही। ये मैंने अभी जो कहा, ये वाला हाफ हर दफ़ा एक एक हाफ आप इग्नोर करते हैं, उसके डाटा को तो आप टच ही नहीं करते। तो सब प्रॉब्लम जो डील आप करते हैं, ट्री भी बता रहा है एक, और रिकरेंस रिलेशन जो रिपीट करता है सब प्रॉब्लम, तो जो नया प्रॉब्लम बनता है वो उसका साइज अपने ओरिजिनल का क्या होता है, हाफ, वही n/2। वो चक्कर तो यहाँ और वहाँ सेम है, यहाँ पे भी और मर्ज सॉर्ट के केस में भी, क्योंकि यहाँ भी 8 हैं तो यहाँ 4 हैं, यहाँ 4 हैं, फिर यहाँ 4 हैं तो यहाँ 2 हैं, तो वो चक्कर तो इधर भी है। और अब आ जाए प्लस मर्ज सॉर्ट में, आपके पास जो कंबाइंड टाइम था n, उस तरह की कोई चीज़ यहाँ है। यानी आप बाइनरी सर्च में मुझे बताएं कि बैक ट्रैक होना होता है आपको, ठीक है। बाइनरी सर्च में तो आप नीचे आए यहाँ पे फाइनली या आइटम फाउंड या नॉट फाउंड, तो वापस जाने की कोई मर्जिंग, कुछ कंबाइन करके पहली कॉपी पे कोई डाटा तो नहीं पहुंचाना आपने, बस आपने जवाब दे देना है और बस कुछ वापस जाते हुए जो सिस्टम स्टैक बैक एंड पे जनरेट होती है इसकी, वो बस रिटर्न होती हुई पहुंच जाएगी, और उसने कुछ मर्जिंग या कुछ ऐसा काम नहीं करना जो हमने मर्ज सॉर्ट में किया था। वो क्या था कि वापस लौटते हुए हम दो सॉर्टेड सब लिस्टों को मर्ज करके एक सॉर्टेड लिस्ट बना देते थे। उस तरह का काम हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा, लिहाजा वो वाला टाइम यहाँ एब्सेंट है बाइनरी सर्च में। और जब वो वाला टाइम यहाँ एब्सेंट है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे डिवाइड टाइम भी फिक्स है उसी की तरह, तो वो भी θ1 होना चाहिए। और चूंकि कंबाइंड टाइम भी यहाँ नहीं है, तो कंबाइंड टाइम भी जो है यहाँ पे एब्सेंट है, ना होने के बराबर है, यानी θ1 है। तो अब इससे जो रिकरेंस रिलेशन है वो आपका क्या निकला, तो वो रिकरेंस रिलेशन जो है फाइनली आपका ये निकला कि अगर आप कहते हैं कि जनाब रिकरेंस रिलेशन जो है ना, t ऑफ n इज θ1 प्रोवाइडेड n इज लेस देन और इक्वल टू 2। यानी जब दो की सारी लिस्ट होती है तो फिर तो आप मिड इंडेक्स इससे पूछ लेते हैं कि भाई ये है कि नहीं है, और दैट्स इट। और अगर आप कहते हैं या इसको आप n इज लेस देन और इक्वल टू 1 भी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता इतना। और आप यहाँ कह रहे हैं कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए फिर आपके पास मर्ज सॉर्ट का रिकरेंस रिलेशन ये निकलता है। तो θ1 यहाँ ये बता रहा है कि आपका यहाँ डिवाइड टाइम यानी d ऑफ n एंड c ऑफ n कंबाइंड टाइम, ये दोनों एब्सेंट है, यानी उनका टाइम कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। और Tn/2 ये बता रहा है कि आप प्रॉब्लम को आधा आधा तकसीम करते जाते हैं, एक ब्रांच बना ही जा रहे हैं, और कब तक जाई जा रहे हैं, जब तक आपका n1 नहीं हो जाता, यानी θ1 यानी आखिर बेस केस मीट हो जाता है, जब एक आइटम रह जाता है आपकी लिस्ट में, और फिर वहाँ से आप बैक ट्रैक होते हैं, और वो उस बैक ट्रैकिंग में कुछ भी नहीं करते आप। लिहाजा अब ये रिकरेंस जब रिलेशन आएगा तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सवाल उठेगा। तो सवाल इसको कैसे जो है ना, इसको हम जो है सॉल्व करेंगे ये बताएं। अभी इसको हम उन्हीं 3 तरीकों से सॉल्व करेंगे। 3 तरीके अब आपके जहन में होने चाहिए, यानी इसको या हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से डील करेंगे तो इससे रनिंग टाइम निकल आएगा, इसको हम जो है मास्टर थ्योरम से करेंगे, या इसको रिकरेंस ट्री मेथड से करेंगे। बाय द वे इसका जवाब कंसेप्चुअली तो आपको मिल गया है। देखें हमने कहा था ना क्लास में भी कि कंसेप्चुअली एक होता है किसी चीज़ को प्रूफ करना कि इसका रनिंग टाइम क्या है, वो आपने प्रूफ कर दिया है पिछली स्लाइड में कि ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ n। और क्यों वो पीछे पूरी ये साइंस आपने लगाई है, या क्यों, या पीछे आपने मर्ज सॉर्ट का जो है ना वो जो कॉन्सेप्ट है ये यूज़ किया है, ये आपको नॉलेज था पहले से कि इसके इतने लेवल्स हैं और इसमें इतना टाइम लगता है। लेकिन कंप्यूटर साइंटिस्ट तो मान जाएगा, उसको तो एल्गोरिथम्स का पता है। मैथमेटिशियंस को साबित करने के लिए फिर आपको जनाब क्या करना पड़ेगा, इसको कि आपको जनाब उसको जाके ये जो रिकरेंस है इसको 3 तरीकों में से किसी एक से सॉल्व करके जवाब निकालना पड़ेगा, और उसका जवाब जो है वो भी आपका जो है वो बेसिकली या तो आपका इसका जो जवाब होगा वो निकलेगा आपका थीटा लॉग टू द बेस 2 ऑफ n निकलना चाहिए, सॉरी बिग ऑफ लॉग ऑफ n, ठीक है ना जी। और वो क्यों निकलना चाहिए, क्योंकि वो आपने उसको मैथमेटिकली पीछे, कंसेप्चुअली पीछे साबित किया हुआ। तो ये एक किस्म की आपके सामने एक दलील बन जाएगी कि आपने जो पीछे कंसेप्चुअली या पिक्टोरियली जो चीज़ें साबित की हैं उसको सपोर्ट कर रहा है आपका ये जो 3 तरीके आपने पढ़े हैं। यानी आप
ये जाइएगा, मैं इसको सॉल्व नहीं करता आपके सामने, इसी को जाके आप मास्टर थ्योरम से जाके सॉल्व कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपको यही जवाब मिलेगा। फिर सब्स्टिट्यूशन से भी अगर दिल करे तो करें, रिकरेंस ट्री से करते हैं तो वो भी करें, और जवाब आपको तीनों से सेम मिलेंगे। तो फिर आपको तसल्ली भी हो जाएगी कि कैसे मेरा कंसेप्चुअल नॉलेज, प्रोग्रामिंग का नॉलेज, देखें मैंने आपको पूरी तरीके से लेके चल के गया हूँ। पहले मैंने आपको कोड दिखाया है, कोड के बैक एंड पे फिर मैं वाइट बोर्ड पे गया हूँ, मैंने के पासेस समझाई हैं, के पासेस का फिर एन से रब्त लॉग ऑफ एन निकाला है इस तरह से, फिर मैंने इवेंचुअली आपको रनिंग टाइम निकाला है इस स्लाइड में, और फिर जनाब अब आपसे कह रहा हूँ कि ये रिकरेंस जो बनेगा उससे जो हमने इसमें कॉन्कर, डिवाइड और कंबाइन ये सारे निकाले हैं, तो अब हमें ये पता लगा कि अब इससे अगर तो 3 मेथड्स को यूज़ करके वही टाइम निकलता है, तो इसका मतलब कि मेरी जो पीछे सारी थ्योरी थी पीछे, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट, वो भी सही है। और ये जो इसने, ये तो एक जैसे कहते हैं ना मोहर सब्त हो गई है। जब ये 3 तरीकों में से आप इसको यूज़ करके साबित करेंगे ये टाइम, तो फिर अगर आपका पीछे बैकग्राउंड नॉलेज ना भी हो और ये रिकरेंस कोई हाथ में आपको दे दे कि वही इसको मुझे सॉल्व करके दो, तो यू कैन सॉल्व इट इजीली। ठीक है ना जी। तो बहरहाल ये आपका वही रब्त कि पीछे एल्गोरिदम्स का नॉलेज और साथ ही साथ आपका मैथमेटिकल नॉलेज जो है उसको आप यकजा करके यू कैन मेक द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिदम, और you can identify or find out the running time of an algorithm from the given recurrence relation। अच्छा जी, अब आ जाए जी डाटा स्ट्रक्चर्स पे। तो कुछ डाटा स्ट्रक्चर्स जल्दी डिस्कस कर लेते हैं जो हमने मेजर पढ़े थे। रिकर्सिव एल्गोरिदम्स तो थोड़े हो गए हैं, अब ज़रा ये जो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर थे हमारे, एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, इन चीज़ों पे बात करते हैं। सो इट शुड बी सिंपल, क्योंकि इसमें कोई इतनी टेक्निकल नई चीज़ें नहीं हैं। सबसे पहले हम आते हैं स्टैक। तो स्टैक में अब आपको पता है कि पुश पॉप होता है, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। यू नो कि व्हाट इज़ मेंट बाय पुश और व्हाट इज़ मेंट बाय पॉप। तो अब अगर एक स्टैक में n एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना जी, n एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो n एलिमेंट्स हैं, तो अब मुझे बताइए ये कि पुश कितना टाइम लेगा, क्योंकि पुश में तो सिर्फ ऊपर प्लेट आएगी ना, तो इट डजंट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द स्टैक। 100 प्लेटें पड़ी हैं, 101वीं प्लेट आके लगती है, या 10 प्लेटें हैं और 11वीं प्लेट लगती है, दोनों में एक जितना टाइम लगता है। तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ n, लिहाजा द रनिंग टाइम शुड, द पुश फॉर पुश एंड पॉप शुड बी ऑर्डर ऑफ 1। अब ये आप खुद सोचते जाएं, बाज़ औक़ात आप कह सकते हैं कि सर आपने जो ना यहाँ पे θ1 क्यों नहीं लिखा, तो भाई लिख सकते हैं ना, जो चीज़ आप लिख सकते हैं तो वो लिखें। ऑर्डर 1 भी लिख सकते हैं, ओमेगा 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए, सेंस गलत नहीं बनना चाहिए। अगर सेंस गलत बन रहा है तो इट मीन्स कि फिर तो आपने गड़बड़ की है। इसलिए यू कैन से दैट द आंसर्स ऑन दिस स्लाइड्स आर नॉट कंप्लीट because you can fight, या you can defend, या you can say कि सर थीटा is more stronger bound, तो why you are not writing in theta always। तो बात आपकी सही है, बट मैं ये जानबूझ के स्लाइड्स पे कभी थीटा कभी है कि ये थोड़ा सा आपका दिमाग बार बार इन बातों की तरफ जाया करे कि why not थीटा, why not ओमेगा, why not बिग ओ, ठीक है ना जी। और लेकिन बातें वही हैं जो मैंने थीटा की डेफिनेशन में आपको समझा दी थी कि theta is more stronger bound। If you can answer in terms of theta, you should, because if you are answering you are answering in big O notation and still the answer can be made in theta notation, it means your answer is half correct। मतलब आपने एक एस्पेक्ट अपर बाउंड वाला तो क्लियर कर दिया है मुझे, बट आपने जो लोअर बाउंड है, टाइट लोअर बाउंड, वो वाला एस्पेक्ट आपने मुझे नहीं क्लियर किया। जबकि थीटा की न्यूटेशन जब आप जवाब दे रहे होते हैं तो मैं एज्यूम ये करता हूँ कि आपने जो है ना दोनों एस्पेक्ट्स जो हैं उनको ज़हन में रख के जो है मुझे जवाब दिया है। तो बहर कैफ ये चीज़ें आप अपने ज़हन में चलाते रहें। अच्छा जी, क्यू डेटा स्ट्रक्चर।
अच्छा जी, क्यू डाटा स्ट्रक्चर भी मेरा ख्याल है स्ट्रेट फॉरवर्ड है अगर आप देखें। अच्छा, क्यू जाने से पहले पुश पॉप एंड इज एम्प्टी, ये तीनों में थीटा वन ही होगा, क्योंकि पुश पॉप में कोई फ़र्क नहीं है टेक्निकली, एन के ऊपर ये कोई भी चीज़ इसमें एन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो जब एन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि वी कैन गो फॉर सेम टाइम फॉर ऑल द ऑपरेशंस ऑफ द स्टैक। अच्छा, क्यू पे आ जाएं। हाँ, क्यू में भी आपको पता है हम यहाँ पे एक फिक्स काम करते थे। नया बंदा बैंक में जब आता है तो वो रियर पे ऐड होता है, और जब बिल दे के निकलता है बैंक से तो वो पहला वाला होता है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में भी जनाब ये दरमियान के एलिमेंट्स मैटर नहीं करते हैं कि वेदर इट्स 1000, वेदर इट्स 10, वेदर दीज आर 50 पीपल स्टैंडिंग इन द क्यू। इस पे ये बात डिपेंडेंट नहीं है कि कितना टाइम लेता है एक आइटम निकलने में और कितना आइटम एक लेता है आइटम नया क्यू में लगने में। लिहाजा दिस डजंट डिपेंड ऑन एन, सो दैट्स वाई द रनिंग टाइम ऑफ एन क्यू एंड डी क्यू शुड ऑल्सो बी थीटा वन और बिग ऑफ वन। ठीक है ना जी। इस तरह ओवरफ्लो और अंडरफ्लो का चेक जो है वो भी, यानी ये देखना कि क्यू इज़ फुल और इज़ एम्प्टी। सो इट, अगर आपने इसका फंक्शन बनाया तो इट शुड ऑल्सो टेक that same amount of time, क्योंकि there is no concept of search in stack and queue। ठीक है ना, ये मैं आपको ये सारी बातें बता चुका हूँ, इस तरह का कोई तस्वर नहीं है। अच्छा जी कमिंग टू लिंक लिस्ट। अच्छा, लिंक लिस्ट में थोड़ा सा अब आप सोचिए कि लिंक लिस्ट में हमने इंसर्शन करनी है, डिलीशन करनी है और सर्चिंग करनी है। तो ये कितना टाइम लेगा? तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आप देखें कि लिंक लिस्ट में हमने दो बातें की थी। लिंक लिस्ट में हम ये कहते थे कि आइटम एक तो कोड ये हो सकता है कि हमेशा हेड ऑफ द लिंक लिस्ट पे आइटम को लगाया जाए। तो वही बात हो जाएगी कि फिर द रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स चाहे 10 हों, चाहे 1000 हों, चाहे 500 हों, ये इस पे नहीं है डिपेंडेंट कि आपने नोड शुरू में लगाया है। लेकिन हमने कहा था कि लिंक लिस्ट में आज़ादी होती है, लिंक लिस्ट में लूप होती है, आज़ादी होती है, की सर्च कर सकते हैं, उसके बाद आप कहीं भी नोड ऐड कर सकते हैं। डाटा स्ट्रक्चर में सारी बातें हम कर चुके हैं। लिहाजा अब अगर मुझे की बेस्ड इंसर्शन या की बेस्ड डिलीशन करनी है तो आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस प्लेस एंड आई हैव टू सर्च द होल लिस्ट इन वर्स्ट केस। ठीक है ना जी, टू रीच टू माई दैट पर्टिकुलर नोड which is going to be deleted or after which the new node is inserted to be inserted। ठीक है, और तो ये काम, तो अब इसके जवाब में थोड़ी वेरिएशन होगी। लिहाजा अगर एडिंग इंसर्टिंग टू द लिंक लिस्ट हम कहेंगे तो इट्स लाइक ऑर्डर 1 और थीटा n। मतलब ये कि ये पहला वाला जवाब इस सेंस में है कि हमेशा हेड ऑफ द लिस्ट पे आप लगाते हैं, हेड ऑफ लिंक लिस्ट। तो फिर तो हमारा हमेशा जवाब एडिंग का क्या होगा, जो है थीटा 1। थीटा n उस सेंस में ये कह रहा है कि वर्स्ट केस में जब आप लिंक लिस्ट के हमेशा दरमियान में भी नोड ऐड कर सकते हैं, तो वर्स्ट केस में तो फिर होता ये है कि नोड या तो आखिरी नोड के बाद ऐड होगा या की सिरे से मिलेगी ही नहीं आपको, तो पूरी लिस्ट को सर्च करना पड़ेगा आपको। तो दोनों सूरतों में वो कहता है कि वर्स्ट केस में तो फिर जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम और कम से कम टाइम, जब वर्स्ट केस आपने कह दिया तो फिर तो थीटा n होगा। हाँ, अब यही बात है कि अगर वर्स्ट केस आप नहीं कहते, सिर्फ कहते हैं, तो फिर सोचें, ये जब ये मैं आपके लिए होम टास्क छोड़ रहा हूँ कि फिर रनिंग टाइम को आप किस नोटेशन में रिप्रेजेंट करेंगे, क्या कहेंगे उसके लिए। ठीक है ना जी। और या मतलब मैं कहता हूँ द रनिंग, मतलब आपसे मैं ये पूछता हूँ कि एक लिंक लिस्ट है जिसमें हेड ऑफ द लिंक लिस्ट पे ऐड का तस्वर नहीं है, कहीं भी हो सकता है, वो वाली लिंक लिस्ट है। ठीक है, तो अगर वो वाली लिंक लिस्ट है तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अब ये बताएं कि द रनिंग टाइम ऑफ इंसर्ट और ऐड इन द लिंक लिस्ट इज व्हाट। ठीक है, तो अब आप ज़रा सोच के मुझे जवाब दीजिएगा कि इसका जवाब क्या देंगे आप। ठीक है ना जी, यानी ज़हन में आपके वर्ड्स और बेस्ट केस दोनों होने चाहिए और फिर एक जवाब देना चाहिए। और अगर मैं फिर ये कहूँ कि द रनिंग टाइम, द वर्स्ट केस रनिंग टाइम ऑफ इंसर्ट इन अ लिंक लिस्ट इज व्हाट, द बेस्ट केस रनिंग टाइम ऑफ इंसर्ट इन अ लिंक लिस्ट इज व्हाट। तो ये वही बात है जो मैंने वो डिबेट वहाँ की थी, इंसर्शन शॉर्ट जब मैं डिस्कस कर रहा था तो मैंने आपको
वहाँ मॉडिफायर लगा के पूछना, मॉडिफायर न लगा के रनिंग टाइम का पूछने का जो जवाबात थे वो मैंने दोनों आपके सामने जो है वहाँ पे डिस्कस जो है वो किए थे। ठीक है ना जी। अच्छा जी अब आ जाएं जी डिलीशन पे, सॉरी सर्चिंग पे। तो सर्चिंग के भी कंसेप्ट तो देखें, वही सारा आर्गूमेंट है जो एडिशन का है, कोई चेंज उसमें नहीं आता, क्योंकि सर्चिंग अगर आपने एडिशन करनी है और की बेस्ड करनी है तो की को पहले सर्च करेंगे फिर एडिशन का कोड लिखेंगे। तो एडिशन का कोड तो 3 लाइनों का कोड है, वो तो फिक्स्ड है। सारा काम तो सर्चिंग का है कि नंबर ऑफ ऑपरेशंस, तो वो उधर सेम है, इसलिए इसको मैं डिस्कस नहीं करता। इसके सेम आर्गूमेंट सेम जवाब होंगे जो कि एडिशन के होंगे। अच्छा डिलीशन भी अगर स्टार्ट ऑफ द लिंक लिस्ट से करनी है तो फिर तो ऑर्डर 1 कह सकते हैं, वही बात है। लेकिन अगर डिलीशन एट पर्टिकुलर नोड करनी है तो वर्स्ट केस में तो फिर थीटा एन उसका रनिंग टाइम बनेगा। बेस्ट केस में क्या बनेगा, या खाली अगर मैं वर्स्ट केस ना लगाऊं तो क्या बनेगा, तो ये जवाब आप आपने खुद सोचने होंगे और खुद अभी इतने आप, यानी मैं बता इसलिए नहीं रहा कि आई एम श्योर कि आप इतने कैपेबल हैं आपके, अब आप खुद सोच के ये जवाब दे सकते हैं कि कितने कंपैरिजंस होंगे इसमें। तो नेचुरली जब ये, क्योंकि ये तो ट्रिवियल एल्गोरिथम्स हैं, मतलब ये कोई रिकर्सिव एल्गोरिथम तो नहीं है कि मैं कहूँगा कि आप इससे पहले रिकरेंस रिलेशन मुझे निकाल के दिखाएं, फिर रिकरेंस रिलेशन की शक्ल को देख के मुझे ये बताएं कि जनाब रनिंग टाइम जो है वो क्या है। तो वो चीज़ें तो नहीं है। ठीक है ना जी। अच्छा जी, नाउ कमिंग टू थर्ड एनालिसिस ऑफ रिंग डाटा स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा था, या डबली रिंग, दोनों को देख लेते हैं। तो अगर आप गौर करें, अगर रिंग में मैं यहाँ से हैंडल है मेरा और यहाँ से मैं सर्च करता हूँ और मुझे एक आइटम सी सर्च करना है, तो मुझे नहीं पता कि वो इधर से जल्दी मिलेगा या बैक पीछे जाके जल्दी मिलेगा। ये तो तस्वीर में मुझे ऐसे नज़र आ रहा है ना, मेमोरी में तो मुझे नहीं पता। लिहाजा फिर इसका आर्गूमेंट सेम बन जाता है लिंक लिस्ट की तरह। क्यों? क्योंकि आपने वर्स्ट केस में इस पे जाके और यहाँ ई अगर ढूंढना है तो ई आपको आखिर में मिलेगा। तो चाहे ये सिंगली लिंक लिस्ट में पड़ा होता या सिंगली रिंग में पड़ा है या डबली रिंग में पड़ा है, दोनों सूरतों में आपको कंपैरिजन सेम चाहिए। तो बदतरीन सूरत में बिग ओ नोटेशन में तो जवाब इनका, इसका भी और उसका भी, लिंक लिस्ट वगैरह का भी सेम आना चाहिए। मेरी बात समझ आ गई होगी आपको। और डिलीशन का भी यही आर्गूमेंट्स बनेंगे। ठीक है ना जी। सर्चिंग के भी यही आर्गूमेंट्स बनेंगे जो हमने अभी लिंक लिस्ट के केस में डिस्कशन की है। ठीक है ना जी। तो रिंग के लिए जो है ना कोई इतनी स्पेसिफिक कोई चेंज, हाँ प्रोग्रामेटिकली हमने जब डाटा स्ट्रक्चर का कोर्स पढ़ा था तो वो चेक्स मैक्स हैं, नो डाउट। यहाँ पे इफ़ लगेगी, हेड नेक्स्ट हेड नहीं है, या हेड नेक्स्ट हेड है, इस तरह की चीज़ें जो हमने की थी कि फिर उसके बाद कोड में क्या चेंज है। लेकिन अगर आप उस कोड को भी ज़रा आप जाके देख लेना, यानी जो है ना कोड को भी अगर आप जाके दोबारा से अपने कोड्स खोल के उसको देख लें तो वो लाइनें आप बेशक गिन लें जैसे हमने सूडो कोड किए हैं। तो जब लाइनों को आप गिन लेंगे तो गिनने के बाद आपको जो है खातिर खां कोई फ़र्क इफ्स की वजह से नहीं नज़र आएगा। असल टाइम वही लेगा जो फॉर लूप आपने लगाई हुई है वहाँ, जिसमें आप बार बार ऑपरेशंस करते हैं, तो वो डोमिनेट करेगा। और जब वो टाइम डोमिनेट करेगा तो फिर आप जो है उसके बाद जो है इसका मतलब क्या है कि वो लोअर ऑर्डर टर्म्स और मल्टीप्लिकेटिव कॉन्स्टेंट्स तो इमटेरियल हो गई, और आप जो है सीधा सीधा क्या करेंगे, जो एक्चुअल ग्रोथ जो फॉर लूप से निकली होगी वो हमारा एक्चुअल रनिंग टाइम डिसाइड करेगी। ठीक है ना जी। तो बहरहाल मेरा ख्याल है दीज थिंग्स आर सिंपल, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अरे आपको क्वेश्चंस होंगे आपके तो इंशाल्लाह क्लास में फिजिकल में फिर आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठाता है, कैन बाइनरी सर्च काइंड ऑफ एन एल्गोरिथम बी अप्लाइड ऑन डबली लिंक लिस्ट? बाइनरी सर्च अभी हमने पढ़ी, वो एरे पे लगती थी कि अगर ये सॉर्टेड है तो मुझे बताओ ये कि इस पे जो है ना बाइनरी सर्च काइंड ऑफ एल्गोरिथम आप डबली लिंक लिस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। डबली लिंक लिस्ट पे वो कह रहा है। ठीक है ना जी। यानी ये 2 3 4 5 6 सब लिंक लिस्ट में पड़े हैं, तो आया इस तरह अप्लाई हो सकता है। आप मिड इंडेक्स या मिडिल एंड नोड तक पहुंच सकते हैं डायरेक्टली,
फिर उसका इसका मिडल नोड डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो देखें, बाज़ाहिर तो लगता है कि नो, इसका जवाब नो है। वाई? क्योंकि डबली लिंक लिस्ट में आपके पास इंडिसेस का तस्वर नहीं है, इंडिसेस का तस्वर यहाँ पे एब्सेंट है। वहाँ पे तो आपको फ़ायदा था ना कि एरे इज कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन, और वहाँ पे आपका सॉर्टेड डेटा पड़ा है, तो वहाँ इंडेक्स पे आप आधा इंडेक्स पे कौन सा डाटा पड़ा है, आधे से उधर क्या पड़ा है, इधर क्या पड़ा है, वो आप फ़ौरन पूछ के निकाल सकते हैं। यहाँ तो अगर आप मुझे कह भी दें कि लेट्स से सर इसमें 100 नोड्स हैं इस डबली लिंक लिस्ट में, ठीक है, तो मैं आपको 100 लिस्ट है, तो आप मुझे कहें कि सर ये 100 मुझे निकाल के इसमें से आधवां इंडेक्स निकाल के दें, तो मैं कहूँगा कि 50वें नोड तक मैं कैसे पहुँचूँगा? इज देयर एनी डायरेक्ट वे टू रीच टू द 50th नोड फ्रॉम हेड ऑफ द डबली लिंक लिस्ट? नो वे। आप कि ये डब्बों के एड्रेसेस तो कंटिगुअस नहीं है, ये तो इसके नेक्स्ट में आपने इसका डब्बे का एड्रेस रखा है, और वो कंटिगुअस जरूरी नहीं है कि वो डब्बा, वो तो हमने पढ़ा हुआ ना, ये सारी बातें हम डाटा स्ट्रक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि रैंडम एक्सेस मेमोरी में लिंक लिस्ट के नोड्स डिफरेंट जगहों पे पड़े हैं। सो एड्रेसेस आर नॉट कंटिगुअस लाइक एन एरे। जब नहीं है, इट मीन्स कि यहाँ पे बाज़ाहिर ये लगता है कि इधर डबली लिंक लिस्ट के ऊपर बाइनरी सर्च काइंड ऑफ एल्गोरिथम नहीं लग सकता, एंड दैट इज ट्रू as far as the discussion which I am making now, the arguments that I am building now, तो as far as this is true कि आप इस पे नहीं लगा सकते बाइनरी सर्च काइंड ऑफ एल्गोरिथम। लेकिन अब इसका एक जवाब यस भी है। यस क्या है, क्यों है, अब वो थोड़ा मैं ब्रीफली बताऊंगा। क्योंकि इसके अगेंस्ट एक डाटा स्ट्रक्चर है जो हमने पढ़ा नहीं है, थोड़ा सा एडवांस डाटा स्ट्रक्चर्स में आता है, लेटेस्ट डाटा स्ट्रक्चर्स में आता है, और उसका नाम है स्किप लिस्ट्स। थोड़ा आप जाके इसको गूगल कीजिएगा, तो स्किप लिस्ट में एक जो है ना लिस्ट, लिंक लिस्ट होती है, उसमें वो एक एंड पे जो है ना स्टॉप हेड से पीछे एक टावर बनाता है, और टावर में वो हर टावर के नोड पे, ऊपर वाले नोड में अगले अगले नोड्स के जो है ना मिडल जो सब लिस्ट हैं, उनके जो मिडल नोड्स हैं उनके एड्रेसेस मेंटेन कर रहा होता है पैरेलल में। जब आप इंसर्शन करते हैं या डिलीशन करते हैं तो वो टावर को अपडेट करता है। तो अगर वो वाला तस्वर लेके आए तो फिर स्किप लिस्ट का जाके आप रनिंग टाइम भी देखिएगा, उसका रनिंग टाइम तकरीबन बाइनरी सर्च के टाइम यानी ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ एन में कहीं जाके लाए करेगा। और उस सूरत में फिर आपकी सिंगली लिंक लिस्ट या डबली लिंक लिस्ट भी अगर हो, तो वो उसकी जो ब्यूटी ये होगी कि उसका रनिंग टाइम काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। यानी लॉग एन इज़ फार बेटर देन एन, ये हम बात कर चुके हैं कि एन जो है ना लीनियर ग्रोथ है, एंड लॉग एन उससे भी बहुत कम ग्रोथ है। प्लॉट्स भी मैंने आपको ड्रॉ करके दिए थे। तो उस डिबेट में अगर हम जाते हैं, उस सेंस में हम देखते हैं, तो फिर तो इसका रनिंग टाइम जो है वो क्या होगा, that will be definitely be less than linear। और yes भी एक जवाब होगा skip list की सूरत में, लेकिन no जवाब तब होगा जब आप skip list को डाटा स्ट्रक्चर ज़हन में ना रखते हुए मुझे जवाब दें, तो फिर इसका जवाब no बनेगा, और उसकी रीज़न मैं आपको दे चुका हूँ। अच्छा जी, अब थोड़ा सा तस्वर आगे लेके चलते हैं। हमने जल्दी जो डाटा स्ट्रक्चर में कुछ चीज़ें की थी मोटी मोटी, उसको मैं ज़रा जल्दी बस यहाँ पे कवर करता हूँ, क्योंकि ये इतनी कुछ मुश्किल चीज़ें नहीं हैं, ट्रिवियल सी चीज़ें हैं, ट्रिकी नहीं हैं, तो इसलिए जिन चीज़ों पे इतना टाइम हमें नहीं लगाना चाहिए उस पर हम इतना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। जो चीज़ें ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, जैसे लास्ट 2 लेक्चर्स पे मैंने आपको, चूँकि वो फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे थे, उसमें चीज़ें नहीं थी और मैथमेटिक्स इन्वॉल्व बहुत था, तो इसलिए उसमें मैंने जानबूझ के फिर टाइम भी बहुत लगाया है। और इन चीज़ों पे चूँकि ये सिंपल हैं, इसलिए जितनी चीज़ें सिंपल होंगी उतना टाइम भी हम उसको जल्दी उसको समझ के गुजारेंगे। अच्छा, हैशिंग जो है इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा। हैशिंग का अगर आपको याद हो, डाटा स्ट्रक्चर में पढ़ी थी, हैशिंग इज़ टू हैव अ गुड फास्ट सर्च, टू हैव अ फास्ट सर्च। यानी आप डाटा को कुछ इस तरह से रखते हैं कि उसमें कोई हैश फंक्शंस का तस्वर हमने पढ़ा था, याद करें। वहाँ पे मैंने एक टिपिकल मिसाल दी थी, h of i इज इक्वल टू i
ठीक है ना, हैश फंक्शन यानी ये इसके बिल्कुल मुतरादिफ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के विच इज स्ट्रेट लाइन। और फिर वहाँ पे आपने एक फंक्शन पढ़ा था एच ऑफ आई इज इक्वल टू आई मॉड, कुछ साइज रखा था आपने 25, तो ये मुतरादिफ है एच ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड 25 के, ठीक है ना जी। तो ये हमने किए थे, अगर आपको याद हो वहाँ पे हमने साइज़ का लिमिटेशन हल किया था पहले, इस पे टाइम का जब हल किया तो साइज़ का मसला है, साइज़ का किया तो टाइम का इशू आया, फिर हमने एक ट्रेड ऑफ बीच में से किया था। लेकिन उस वक्त हमने सारी ये जो डिस्कशन की थी सारी वो टोटली इम्प्लीमेंटेशन पे बेस्ड थी कि ये आप इसको जाके इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। आज मैं वो डिस्कशन बिल्कुल नहीं करूँगा क्योंकि वो कोर्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना जी। और इस कोर्स में कोई ओवरलैप भी नहीं होना चाहिए पिछले किसी कोर्स का। सिर्फ इस कोर्स में अगर ओवरलैप है तो इस सेंस में होगा कि मैं से वहाँ का हवाला दूंगा कि देखिए जी ये चीज़ आप वहाँ पढ़ चुके थे, अब आइए ज़रा उस चीज़ के ऊपर ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं हम अप्लाई करते हैं। तो अब वही बात है कि कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई करने हैं, क्योंकि हम बैठे हैं एनालिसिस के कोर्स में, तो अब हम उन एल्गोरिथम्स का यानी हैशिंग के ऊपर जो टेक्निक्स थी उसका थोड़ा सा बेसिक सा एक एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, तो बाल इसको पढ़ लें। वही बातें थोड़ी सी फिर एक्सप्लेन कर रहा है कि गिवन अ हैश टेबल एंड अ रिकॉर्ड एक्स विद की एंड सैटेलाइट डाटा वी नीड टू सपोर्ट इंसर्ट, डिलीट एंड सर्च। तो हमने हैशिंग टेक्निक्स के ज़रिए क्विक इंसर्शन करनी है, क्विक डिलीशन और क्विक सर्चिंग, एंड वी वांट टू बी दीज एज फास्ट एज वी कैन बट वी डोंट केयर अबाउट सॉर्टिंग द रिकॉर्ड्स। हमने सॉर्टिंग नहीं करनी, यानी बाइनरी सर्च जैसा काम नहीं करना है कि पहले डाटा को अपने हिसाब से, तो वो तो फिर इटसेल्फ वो सॉर्टिंग भी एक टाइम कंज्यूमिंग जॉब हो गया। और सॉर्टिंग का मर्ज सॉर्ट पे आपने देखा है कितना टाइम लगा है। तो सॉर्ट किए बगैर डाटा की सर्चिंग को, इंसर्शन को और डिलीशन को हमने फास्ट करना है, तो वो हमने हैशिंग की टेक्निक्स पढ़ी थी। अच्छा, डायरेक्ट एड्रेस टेबल हमने कहा था एक होता है इफ द कीज आर ड्रॉन फ्रॉम द यूनिवर्स, और यूनिवर्स में हम कहते हैं कि लेट्स से m कीज़ हैं, और सोल्यूशन ये है कि हमने टेबल में 0 से m-1 इंडेक्स पे ये m कीज़ को एडजस्ट करना है, और वी नीड टू रिप्रेजेंट द डायनेमिक सेट वी कैन यूज़ एन अरे, और डायरेक्ट एड्रेस टेबल भी कहा जाता है उसको, डिनोटेड बाय t फ्रॉम 0 to m-1 in which each slot corresponds to a key in the universe। अच्छा, इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आप देख लें तो वो कुछ यूँ बनता है कि हम कहते हैं कि जनाब ये कुछ कीज़ हैं जिसे आप मैथ्स में डोमेन कहते हैं, डोमेन ऑफ वैल्यूज़ हैं। इन डोमेन ऑफ वैल्यूज़ में से आप कोई भी वैल्यू जो ना हैश फंक्शन जो हम देखते हैं उसको देते हैं, और वहाँ से डोमेन ऑफ वैल्यूज़ में से वो के ऊपर हैश फंक्शन लगता है, हैश फंक्शन अप्लाई कर देते हैं, और हैश फंक्शन अप्लाई करने के बाद वो हमें एक इंडेक्स जनरेट कर देता है, हैश टेबल, डायरेक्ट एड्रेस टेबल, या जिसको हैश टेबल भी हमने कहा था, और उस इंडेक्स पे जाके आप उस आइटम को रख देते हैं। ठीक है ना जी। तो आई एक वैल्यू है यूनिवर्स की, वो लेट्स से इंडेक्स आई पे रिफ्लेक्ट हो गई, उसका हमने डाटा यहाँ रख दिया। के जो है वो हैश फंक्शन से रिफ्लेक्ट हुआ था इस जगह, तो हमने उसका डाटा यहाँ रख दिया। जे जो है वो यहाँ रिफ्लेक्ट हुआ था, तो डेटा हमने यहाँ रख दिया, और ये टोटल m वैल्यूज़ हैं। और फिर इस पे हमने जो है ना कुछ बात की थी कि एन मुमकिन है कि यूनिवर्स ऑफ कीज़ में डोमेन में जो वैल्यूज़ हैं उसमें से किसी की जो है ना हैश फंक्शन जो है ना वो सेम इंडेक्स पे उसको रिफ्लेक्ट कर दे। तो इसको हमने वहाँ फिर टेक्निकली एक नाम दिया था कोलिजन का। कोलिजन डिटेक्शन भी हमने की थी, फिर कोलिजन को रिजॉल्व करने की स्ट्रैटेजीज भी पढ़ी थी, तो उसको भी हम देख के फिर आज हम उसका एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ईच की हमने कहा था यूनिवर्स में हम चाहते हैं कि जो जितने भी डिक्शनरी ऑपरेशन हैं हमारे ये θ1 टाइम लेने चाहिए वर्ड्स केस में, यानी हम चाहते हैं कि ये एफिशिएंट हो जाएं, ये इंसर्ट भी θ1 ले, डिलीट भी, सर्च भी। यानी मिसाल नादरा में हम जाएं और नादरा में वो कहे कि फजल बासित मर गया है तो इसका डाटा डिलीट करो 100 साल बाद, कि भाई वाई टू स्टोर दैट डाटा। तो उस हमारा मुद्दा ये होना चाहिए कि θ1 टाइम के अंदर, यानी कांस्टेंट टाइम के अंदर मेरा डाटा उनको मिले विदाउट सर्चिंग द होल नादरा, और उसको ढूंढ के उसको डिलीट कर दें।
बट ये है कि ये इसके लिए ज़्यादा है, कुछ भी बैक एंड पे टेक्निक्स लगानी पड़ेंगी, ऐसे तो नहीं होगा। और वो हमने उसका कुछ फ्लेवर, कुछ नोटिसिंग पिछले कोर्स में की थी। लेकिन अब सारा जो है ना डिबेट या कंसंट्रेशन हमारी टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसलिए मैं थीटा 1 और इस तरह के जो है ना रनिंग टाइम के सेंस में सारी बातें करूँगा। ठीक है जी। अच्छा, बात ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। हैश टेबल क्या होता है वो मैंने बता भी दिया है आपको। फिर हमने एक हैश फंक्शन डिज़ाइन किया था, याद करें, एच ऑफ के इज इक्वल टू के मॉड और 25 या m, जो वहाँ पे जो भी वैल्यू हमने दी थी। और m यूजुअली हम कहते हैं कि प्राइम नंबर होता है, तो ये मैंने डिबेट वहाँ की थी कि प्राइम क्यों हम लेते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर जो है ना वो अपने मल्टीपल्स पे सिर्फ पूरा पूरा तकसीम होता है ना, डिवाइड होता है। तो उससे अमूमन जो है ना आपके रिमाइंडर जो होता है वो ज़ीरो जो है ना रिमाइंडर है, या जो है 1 रिमाइंडर है, तो वो जो है आपका मतलब या 0 आ सकता है या 1 आ सकता है। तो कोई सा भी जो रिमाइंडर आपका आ सकता है, तो उसमें जो है आपकी मतलब ये कि अगर अगर m नहीं होगा प्राइम नंबर, तो फिर ज़्यादा इम्कान होगा कि आपके रिमाइंडर ज़ीरोज़ और वंस वाले आएंगे। इन अदर वर्ड्स, कहने का उसका मकसद ये है कि प्राइम नंबर वो क्यों रखता है। और जब 0 1 रिमाइंडर ज़्यादा आएंगे तो कहने का उसका मकसद ये है कि फिर कोलिजन ज़्यादा होगी, और कोलिजन आप चाहते नहीं है कि ज़्यादा हो, यानी यू वांट टू अवॉइड कोलिजन। क्योंकि कोलिजन में फिर हमने वो टेक्निक्स पढ़ी थी ना, वहाँ लीनियर प्रोब एक थी कि फिर आगे आगे इंडेक्स पे जाके सर्च करो। तो ये सारे काम है, हम परफेक्टली स्पीकिंग वी वांट टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ कोलिजन्स। ठीक है ना जी। तो दैट्स वाई हमने उसके लिए कहा था कि m जो है आप जो है एलिमेंट्स आपके होने चाहिए, यानी, और m अगर टोटल एलिमेंट्स हैं हैश टेबल में, तो हमने कहा था उसका साइज़ आप प्राइम नंबर के हिसाब से रख लें, तो हैश टेबल में जो है एक तो कोलिजन की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी अकर होने की, और जो है उससे फिर रनिंग टाइम भी हमारा एफिशिएंट हो जाएगा। सो द पॉइंट ऑफ द हैश फंक्शन इज़ टू रिड्यूस द रेंज ऑफ द एरे इंडिसेस दैट नीड टू बी हैंडल। तो वो हम देख सकते हैं। कोलिजन जो है वो सारी आप इसको पढ़ लीजिएगा, एक्सप्लेन मैंने कर भी दिया है कि लेट से ये की यूनिवर्स में वो भी हैश हो रही है इधर, और ये जे की जो है ये भी हैश हो रही है इधर। तो फिर हमने इसके लिए एक सोल्यूशन निकाला था, लीनियर प्रोब, जो उसने ये इस रेड एरो से इशारा किया हुआ है, नीचे जाओ। यानी अगर एक वैल्यू यहाँ के यहाँ आ गई, ठीक है, अब वो जब यहाँ आ गई तो जब उसको नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे दूसरी जे भी यहाँ हैश हुई, तो वो नेक्स्ट खाली स्लॉट में जहाँ जगह मिलेगी वहाँ पे उसको स्टोर करेगा। उससे फ़ायदा क्या होगा कि जब वो यहाँ पे उसको नहीं मिलेगा नेक्स्ट टाइम, जब वो इसको सर्च करेगा जे, क्योंकि उसकी जो जगह यही बनती थी जे की भी और के की भी, तो फिर वो क्या करेगा, वो नेक्स्ट लीनियर प्रोब करके नेक्स्ट लाइन में जाएगा, नेक्स्ट इंडेक्स पे जाएगा, लोकेशन पे, जो कि एक्चुअली किसी और की जगह है, लेकिन वो यहाँ आके जब देखेगा तो उसे मिल जाएगा। तो स्टिल दिस इज फॉर बेटर देन वाइल सर्चिंग फ्रॉम दिस टू दिस प्लेस, यानी लीनियर सर्च से बार कैफ ये टेक्निक फिर भी स्ट्रांग है, क्योंकि हैश फंक्शन आपको फौरी एक करीब कर देगा हैश टेबल के अंदर अपने डाटा के। तो अगर हैश टेबल बहुत बड़ा है तो हैश फंक्शन आपको काफ़ी डाटा स्किप करवा के अपने एक्चुअल डाटा के करीब ले जाएगा। और फिर हमने वो बातें वहाँ भी की थी कि अगर तो आप टेबल कैपेसिटी को विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ाते जाएं, एक थ्रेश होल्ड रख के 70%, और ये जो हमने बातें की थी, तो फिर उससे क्या हो जाता है कि उससे प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन कम हो जाती है। जब प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है कोलिजन की, तो डाटा जो ना फिर वो जरा क्विकली सर्च होता है, क्विकली डिलीट होता है, क्योंकि लीनियर प्रोब भी अगर आप करें तो बहुत ज़्यादा लीनियर प्रोब नहीं करना पड़ता, वो बस 2-3 डब्बे आगे जाके आपको मिल जाता है डाटा। ठीक है ना जी। तो ये सारी डिबेट या डिस्कशन हैशिंग की, कोलिजन उसके रिजॉल्व करने की रही है, तो सारी हमने वहाँ कर ली थी। ठीक है ना जी। अच्छा, अब जो है हैश फंक्शन जो है वो जो है उसको h map the keys k and j to the same slot so they collide। अगर तो कोलिजन होती है तो फिर हमें जो है उसके लिए कुछ मेथड्स डिवाइस करने पड़ते हैं। तो ये जो 2 मेथड्स लिखे हैं, चेनिंग एंड ओपन एड्रेसिंग, ये हमने डाटा स्ट्रक्चर के कोर्स में पढ़ी थी। आपको अभी तस्वीर दिखाऊंगा तो याद भी शायद आ जाएंगी।
वन इज़ चेनिंग एंड वन इज़ ओपन एड्रेसिंग, तो हम उसको देखते हैं और फिर अब देखते हैं कि इसका रनिंग टाइम क्या बनता है। चेनिंग क्या थी कि जब, अगर आपको याद हो, हमने कहा था कि अगर लेट से आपके अगर स्टूडेंट्स हैं, उनके नाम स्टोर करने हैं तो वो ए से जी तक हैं, तो ए से जी तक आपके पास लेट से अगर 26 लेटर्स हैं तो आप 26 लेटर्स की जनाब एक बना लें एरे, और हर एक का पहला लेटर नाम का देखें तो पहला ए का रिस्पॉन्ड करेगा पहले की लिंक लिस्ट में आगे, बी नेम्स जो होंगे वो दूसरे इंडेक्स के आगे लिंक लिस्ट में लगाएंगे, यानी ए वाले नेम सारे यहाँ लगेंगे, बी वाले यहाँ लगेंगे, सी डी हर एक की अपनी अपनी लिंक लिस्ट होगी। उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि जब आपको दाऊद सर्च करना होगा तो आप स्ट्रेट अवे दाऊद की इंडेक्स पे आके डी के उसमें दाऊद की लिंक लिस्ट में सर्च करेंगे कि लिंक लिस्ट में दाऊद कहीं है कि नहीं, तो ये बाकी लिंक लिस्ट आपसे स्किप हो जाएंगी। तो यानी काफ़ी डेटा आपका सर्च नहीं होगा, बजाय ये कि आप इन सारे नामों को किसी एक लिंक लिस्ट में या किसी एक डाटा स्ट्रक्चर में एरे में या इसी किसी चीज़ में फेंक दें, तो उससे उल्टा जो है आपका ज़्यादा टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो ये बेसिकली एक फ़ायदा था कि कोलिजन को हम रिड्यूस कर सकते हैं। यानी कोलिजन देखें, याद रखें, ख़त्म नहीं हो सकती। रिड्यूस का मतलब ये है कि जब वो डी से आएगा तो डी की लिंक लिस्ट में जाएगा, ए से आएगा तो ए की में जाएगा। हाँ, अब ए और ए, जब ए से सारे नाम आना शुरू होंगे तो वो फिर ए में ही जाएंगे, तो ज़्यादा उस सूरत में कोलिजन यहाँ होगी। लेकिन फ़ायदा ये होगा कि ए की लिंक लिस्ट जुदा है, हर एक इंडेक्स पे एक एक लेटर की लिंक लिस्टों के नाम पड़े हैं, लिंक लिस्ट बनी हुई है जिसमें उस लेटर से शुरू होने वाले लोगों के नाम पड़े हुए हैं। तो कल को आपकी सर्चिंग जो है वो तेज़ हो जाएगी। कोलिजन अगर होती भी है तो स्टिल प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्चिंग इज़ फार द सर्चिंग इज़ फार फास्टर देन लीनियर सर्च। ठीक है ना जी। तो ये है। और दूसरा है कि कोलिजन भी हमने थोड़ी रिड्यूस कर दी क्योंकि हमने 26 की रे बना ली ना, यानी हमने एक्सपैंड कर दिया। अच्छा, इसमें बाल ये एग्जांपल है, आप इसको खुद कर लीजिएगा जाके कि अगर आपका हैश फंक्शन ये है एच ऑफ के इक्वल के मोड 9, तो आप ये वैल्यू जब इसमें हैश करेंगे तो ये रिमाइंडर्स आएंगे। तो ये देखें, यहाँ पे सिर्फ इधर एक कोलिजन आई है, इन 3 दफ़ा 1 की कोलिजन हुई है। ठीक है, इनफैक्ट 2 दफ़ा हुई है, पहली दफ़ा तो नहीं हुई होगी, पहली दफ़ा तो डाटा लग गया होगा। ठीक है, फिर देखें 6 की एक दफ़ा कोलिजन यहाँ हुई है, और इसी तरह जो है बाकी आई थिंक कि किसी डाटा की नहीं हुई। ठीक है, तो इस तरह से हम फिर इस डाटा को इसमें स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, अब बिफोर गोइंग टू एनालिसिस, तो इसका एनालिसिस तो थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है, इसलिए इसको मैंने एक ही लेक्चर में इन सबको कवर करने की कोशिश की है। और वो ये कि द वर्स्ट केस रनिंग टाइम फॉर इंसर्शन इज ऑर्डर ऑफ 1। अब ये बड़े गौर से सुननी है, ये अब सारी कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं इस एल्गोरिथम के ऊपर कि द वर्स्ट केस रनिंग टाइम ऑफ इंसर्शन इज ऑर्डर ऑफ 1 इफ द नोड इज एडेड एट द हेड ऑफ द लिस्ट। देखें, अगर हैशिंग में आपके पास एक लिस्ट है, ठीक है ना, हमने बनाई है, और इसमें ए के नाम है, ठीक है ना, ए से शुरू होने वाले अली, फिर इसमें जनाब अब्बास, ठीक है ना जी, इसी तरह असगर वगैरह वगैरह और नल। तो अब वो कहता है कि अगर तो मैं आपसे पूछूं कि ए से एक नया जो है कोई नाम है, अमीन नाम आता है स्टोर होने, तो अमीन नाम की अगर आप गौर करें पॉसिबिलिटीज़ बहुत हैं। एक तो ये है कि आप उसको एंड ऑफ द लिस्ट में लिखें, एक ये है कि आप इस डाटा इस लिस्ट को शॉर्ट रखें, और एक ये है कि यार इस लिस्ट में जितने भी एलिमेंट है वो ठीक है ना यार, अमीन को यहाँ ऐड कर दो हेड ऑफ द लिस्ट पे, और इस पॉइंटर को इस पे ले जाओ, और उसके नेक्स्ट में जो पॉइंटर हो उसको अली पे ले आओ। अब मुझे बताइए, ये जो काम मैंने किया है ये वाला, इसमें तो ऑर्डर 1 टाइम नहीं लगेगा हमेशा नोड के हेड पे नया नाम ऐड करना। खुदा करे जेड के या एम से बहुत नाम होते हैं ना मुसलमानों के, मोहम्मद फलाना, मोहम्मद ये। अब एम के यहाँ पे नाम लगे हुए हैं बहुत सारे, ठीक है,
और अब एक नया नाम आता है एम से, तो आप क्या करेंगे? स्ट्रेट अवे इधर नया डब्बा बनाएं एम का, इसको यहाँ पॉइंट करें और उसको यहाँ ले आएँ और ये लिंक ख़त्म कर दें। तो ये ऑर्डर वन टाइम में नहीं हुआ ये काम सारा, इस पे तो डिपेंडेंट नहीं है ना ये कि इधर कितने लिंक लिस्ट में आइटम है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कि हेड ऑफ द लिंक लिस्ट पे आप नया नोड ऐड करते थे, उसका रनिंग टाइम क्या था? बिग ऑफ वन, ठीक है। लेकिन अगर आपने सॉर्टेड डाटा रखना है, ठीक है, तो सॉर्टेड डाटा में फिर काम इंसर्शन में भी फिर ऑर्डर वन से बढ़ जाएगा, क्योंकि फिर अब आप तो अमीन को LMNOP एल के बाद कहीं रखेंगे, यहाँ अब्बास को शुरू में रखेंगे, असगर को शायद सबसे एंड में रखेंगे, ठीक है ना जी। तो उस सूरत में टाइम फिर थीटा वन नहीं रहेगा, फिर तो थोड़े से काम आपको करने पड़ेंगे। तो इसलिए ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी टेक्निक लगा रहे हैं। सो द वर्स्ट केस रनिंग टाइम फॉर इंसर्शन इज ऑर्डर ऑफ वन इफ द नोड इज एडेड एट द हेड ऑफ द लिस्ट, तो ये बात हम मानते हैं। अच्छा, इन द वर्स्ट केस, अच्छा, बिहेवियर ऑफ द चेन हैशिंग, ऑल एन कीज हैश टू द सेम स्लॉट। अब बदतरीन सूरत ये हो सकती है आपकी कि आपके सारे नाम बायस हैं। सारे नाम क्या हैं? बायस हैं। बायस का क्या मतलब है? डाटा बायस होने का मतलब है कि आप यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स आके एडमिशन लेते हैं और आप कहते हैं कि सर सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनका जो है ना क्या है, सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनके नाम ए से शुरू हैं या बी से शुरू हैं। तो आप कहेंगे यार ये प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन चलें, अब हम चूंकि एनालिसिस करने जा रहे हैं तो एनालिसिस में तो भाई हम बदतरीन सूरतों को जहन में रखेंगे। तो जब बी से सारे नाम शुरू होंगे तो सारे के सारे एन एलिमेंट्स आपके वो एक ही लिंक लिस्ट में लग जाएंगे। समझ आ रही है? तो उस सूरत में, बदतरीन सूरत में, फिर इसका रनिंग टाइम एनालिसिस और लिंक लिस्ट का रनिंग टाइम एनालिसिस सेम हो जाएगा, बल्कि इसमें थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें वो एडिशनल टाइम जो आप हैश फंक्शन कंप्यूट करने के लिए लगा वो भी होगा। वही बात ये यहाँ कर रहा है कि इन द वर्स्ट केस बिहेवियर ऑफ द चेन हैशिंग, ऑल एन कीज हैश टू द सेम स्लॉट क्रिएटिंग अ लिस्ट ऑफ लेंथ n, सारे एलिमेंट्स एक ही इंडेक्स पे लग गए। और द वर्स्ट केस टाइम फॉर सर्च इज, सर्च करने के लिए अब टाइम कितना लगेगा? थीटा n, जाहिर बात है n ऑपरेशंस हैं वर्स्ट केस में, प्लस द टाइम कंप्यूट टू हैश फंक्शन, कुछ टाइम हैश फंक्शन भी लगाता है। तो भाई साहब ये तो फिर ज़्यादा ख़राब हो जाएगा बनिस्बत आम लिंक लिस्ट से भी। लेकिन इस आर्गूमेंट को हमसे पढ़ते हैं, लेकिन हम कहते हैं ये इस अजम्पशन पे हैशिंग पढ़ते हैं कि हम कहते हैं कि नहीं, रियल लाइफ में तो डाटा बायस नहीं होता ना, रियल लाइफ में तो डाटा बायस नहीं होता, वो तो आपका बैलेंसली तकसीम होगा इन लिस्टों में ना। यानी आपके सारे नाम के तकरीबन हर नाम के लोग होंगे, तो वो कैसे आप कह सकते हैं कि जनाब वो सारे जना एक एक में चले गए? उसमें तो तकरीबन ऐसी लिस्टें बनी होंगी कि ए के कुछ नाम होंगे, बी के भी कुछ नाम होंगे, ठीक है ना जी, फिर सी के में भी कुछ लिस्टों में कुछ होंगे, फिर जनाब जी में भी कुछ होंगे, फिर तो अब ये सारे मिल के बने एन एलिमेंट्स, टोटल एन एलिमेंट्स यानी एन स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी ऐसे। और एन भी फिर तकसीम है 26 लिस्टों में, क्योंकि ये अगर अल्फ़ाबेट्स ले लें तो टोटल जितने भी अंग्रेज़ी के अल्फ़ाबेट्स हैं, हर अल्फ़ाबेट से एक बंदे का नाम किसी से तो शुरू होगा, तो वो अपनी, तो प्रोबेबिलिटी कितनी कम हो गई एक तो कोलिजन्स की, कि एक तो कोलिजन्स कम होगी, और अगर होंगी भी तो फिर वो अपनी उस लिस्ट में जाके लगेगा। तो कल कला को अगर सर्च होगा तो सिर्फ ये लिस्ट सर्च होगी एक बंदे के लिए मैक्सिमम, तो सर्च स्पेस आपकी काफ़ी कम हो गई ना। पूरा डाटा तो नहीं सर्च कर रहे हैं, सारे एन एलिमेंट्स, सारे स्टूडेंट्स तो नहीं सर्च हो रहे। दाऊद के लिए शायद सिर्फ आप लिस्ट में, डाटाबेस में, बैकएंड में जो भी टेक्निक यूज़ की हो, डाटा स्टोरेज का जो भी मीडियम है, उसमें सिर्फ डी वाले डाटा को छेड़ के देखेगा अगर दाऊद इसमें किधर है, ठीक है। यानी ये तो मैं सिर्फ इस चेनिंग की टेक्निक के हवाले से बात कर रहा हूँ, वैसे आपकी जो है ना हैशिंग की बहुत टेक्निक्स और भी एग्जिस्ट करती हैं, और उन सब के रनिंग टाइम फिर वेरी करेंगे, ठीक है। तो इस सूरत में सर्च का टाइम है वो बदतरीन सूरत में थीटा n प्लस जो है ना द टाइम टू कंप्यूट द हैश फंक्शन होगा। और डिलीशन जो होगी दैट इज ऑफ एन एलिमेंट x हैज द सेम वर्स्ट केस टाइम एज सर्च,
क्योंकि डिलीशन के केस में क्या होगा, आप हैश फंक्शन को देंगे, वो लेट से डी निकालेगा दाऊद के लिए, डी की लिस्ट में जाएंगे तो डी की लिस्ट में आपको दाऊद सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो है ना डाटा जो है वो अनसॉर्टेड है, तो जाएगा वर्स्ट केस में सारी लिस्ट पर से। लेकिन स्टिल वो एन से बहुत कम होगा, क्यों? क्योंकि डाटा है आपका बैलेंस्ड, एन नहीं है। ये सारे डी के दाऊद जैसे डी की लिस्ट का ये मतलब नहीं है कि सारी लिंक लिस्ट के मसले का मतलब है कि सारे एन एलिमेंट्स, तो ये सारे हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी, जो कि मुख्तलिफ अल्फ़ाबेट से शुरू होते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया जी। अच्छा, अब इसमें एक आखिरी बात सुन लें, जो मैंने सॉर्टेड की बात की, कि अगर देखें, अगर आपने आंखें बंद करके लिस्ट में डाटा लगाना है, ठीक है ना जी, यानी ए वाले नामों को आपने इधर लगाया, ठीक है ना जी, आंखें बंद करके, और हर आने वाले को शुरू में लगाया, तो इस सूरत में आपका रनिंग टाइम बनेगा इंसर्शन का θ1, तो हैशिंग इंसर्शन बड़ी क्विक होगी। लेकिन चूंकि जब आप हेड भी हमेशा लगाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि डाटा शॉर्ट भी हो। अली पहले लग गया, फिर बाद में अमीन आ गया, वो पहले लग गया, फिर कुछ और आ गया, असगर आ गया, वो भी शुरू हेड में लगा, तो इवेंचुअली ये लिस्ट शॉर्ट नहीं है। तो उस सूरत में सर्च टाइम बदतरीन सूरत उसमें वर्स्ट केस में है θn, या डिलीट टाइम भी वर्स्ट केस में वो θn होगा। ठीक है, क्लियर। लेकिन अगर आप थोड़ी सी हिम्मत कर रहे हैं कि आप कहते हैं कि नहीं मिसलन ये पी से नाम आ रहे हैं या डी से नाम आ रहे हैं या जो है ना एम से नाम आ रहे हैं, और आप उसको शॉर्ट रख रहे हैं, यानी कि मिसाल के तौर पे एम जेब आ रहा है तो जेब आपने यहाँ लग दिया, लेकिन जब आप मोहम्मद उस्मान आता है तो आप जेब से पहले उसको लगाते हैं, क्योंकि उस्मान जो है ना एम यू है, तो फिर उसके नेक्स्ट में एम जेब लगाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जनाब आता है एम उमर, तो एम उमर जो है वो भी आप उस्मान और एम जेब इधर जो है ना लगाएंगे, ठीक है ना, एम उमर इससे पहले लगाएंगे। लेकिन इस थोड़ी देर बाद मोहम्मद अरसलान आता है तो वो तो फिर इन सबसे पहले लगाएंगे, तो ये डाटा थोड़ा शॉर्ट लगना लग जाएगा, ये शॉर्टेड बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर इस सूरत में आप मुझे बताइए कि आपके इंसर्शन का टाइम तो θ1 नहीं होगा, बदतरीन सूरत में वो θn भी हो सकता है, यानी ये आपका इंसर्ट था ना, और ये आपका सर्च और डिलीट का टाइम था अनसॉर्टेड के केस में। सॉर्टेड ये टाइम तेज है, लेकिन अगर सॉर्टेड आप बनाएंगे तो फिर तो आपका जनाब इंसर्ट भी θn हो सकता है, और डिलीट और सर्च भी वर्स्ट केस में θn हो सकता है। तो अगर तीनों टाइमों को देख के देंगे तो बाज़ाहिर आपको वो पहला वाला अच्छा लगेगा, अनसॉर्टेड वाला। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक्चुअली आप ये तो बदतरीन सूरत में आप बात कर रहे हैं ना, वर्स्ट केस को ज़हन में रख के, लेकिन एक्चुअल इन्वायरमेंट में जितना डाटा आपका शॉर्ट आप रखते जाएंगे, ये आप थोड़ा ट्रेड ऑफ कर रहे हैं ना आप इंसर्शन और सर्चिंग का आपस में। इंसर्शन खैर है थोड़ी ज़्यादा टाइम ले ले, लेकिन ये कि फिर सर्च और डिलीशन तेज़ हो, तो सॉर्टेड डाटा में तो ये आपकी बात ऐसे होगी, तेज़ होगी। वलैदा बात है कि रनिंग टाइम एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें मसला है, और रनिंग टाइम के वो है कि हम बदतरीन सूरतों में यही कहेंगे कि अगर सॉर्टेड भी होगी तो तुम्हें आइटम शायद एंड में मिले, बिल्कुल एंड में मिले। और दूसरी बदतरीन सूरत साथ ये है कि वो सारे नाम एक ही लिस्ट में हुए पड़े हों, यानी कि ये ऐसी बात होगी, θn का मेरा मतलब जब लेता हूँ ना मैं कि वर्स्ट केस में तो इसकी दो कंडीशनें हैं। एक ये कि एक तो डाटा बायस है, सारे नाम ए से शुरू हो रहे हैं, वो सारी एक ही लिस्ट में है, और फिर साथ ही साथ सोने पे सुहागा कि आप जब जिस चीज़ को सर्च करने जा रहे हैं वो भी आखिरी नोड पे मिलती है, या आखिरी नोड पे मिलती है या सिरे से मिलती ही नहीं है, तो पूरे एन के एन एलिमेंट्स जो आपके एक ही लिस्ट में स्टोर हो गए थे वो सारे सर्च भी कर दिए और एलिमेंट या मिल गया या नहीं मिला। लेकिन मुझे बताएं कि यार इतना बायसनेस डाटा में तो नहीं होता कि एक तो सारे नाम भी एक ही लेटर से शुरू हों, एक ही लिस्ट में जाके लगें, यानी एन के एन एलिमेंट्स, एन के एन स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के जो है ना वो एम से मोहम्मद हैं, सब नाम एम में लग रहे हैं, और साथ ही साथ फिर वो क्या हो कि जनाब
एक ही लगे हैं और जब सर्च करते हैं तो वो मिलता भी नहीं है, डाटा सॉर्ट भी नहीं है, ठीक है। तो वो सूरत में तो हम वर्स्ट केस में थीटा एन ही कहेंगे। लेकिन अगर आप खुद सोचें कि डाटा अगर अनबायस्ड होगा, रियलिस्टिक डाटा जो होगा, तो उसमें हमें ये सेकंड टेक्निक ही ज़्यादा सूट करेगी उस सूरत में, क्योंकि जब डाटा सॉर्टेड होगा तो अगर मोहम्मद के आप उसमें आएंगे तो अगर लेट्स से मोहम्मद अली आपने सर्च करना है और मोहम्मद उस्मान पहला डाटा आपको मिल गया, तो आप समझ जाएं कि मोहम्मद अली इसमें है ही नहीं, क्योंकि अगर मोहम्मद अली होता तो मोहम्मद उस्मान से पहले स्टोर हुआ होता सॉर्टेड डाटा की सूरत में। तो इसका मतलब है कि आपकी सर्च तेज़ हो गई ना, समझ आ रही है। तो ये कुछ चीज़ें, ये ट्रेड ऑफ्स हैं, इसको हम कहते हैं अपनी ज़बान में, यानी कुछ ले दे, या आप इंसर्शन पे कंप्रोमाइज़ करते हैं तो रनिंग टाइम वहाँ जो है ना ख़राब हो जाता है, या दूसरा कोई टेक्निक उस पर करते हैं कंप्रोमाइज़ तो वो फिर वो दूसरे का हर्ट होता है। तो ये डिपेंड करता है, ये सारी बातें जो मैंने की हैं ये डिपेंड करती हैं इस चीज़ पे कि आपने पीछे हैशिंग की टेक्निक में क्या मद्देनज़र रख के ये पीछे लेट से ये चेनिंग, आपने ओपन चेनिंग जो है ना इम्प्लीमेंट की हुई है, यानी आपके जहन में क्या था, यानी आपने ये जो लिस्ट बनाई है तो आया ये आपने सॉर्टेड लिस्टें मेंटेन की हुई हैं हर लिंक लिस्ट के आगे, या कि अनसॉर्टेड हैं, तो फिर उस हिसाब से टाइम जो है वो वेरी करेगा, ठीक है ना जी। So that's it. This is all about hashing. कोई क्वेश्चन आपका हुआ तो इंशाल्लाह फिर क्लास में आप मुझसे पूछ सकते हैं। असाइनमेंट आपकी ज़िम्मे एक लग गई है, एक और जो कि आपने देनी है हार्ड फॉर्म में, कि आपके पास लेट्स से दो सॉर्टेड लिस्टें n/2 n/2 की, ठीक है, n/2 एलिमेंट्स इसमें भी हैं और n/2 एलिमेंट्स इसमें भी हैं, और you need to find the median of n numbers when two lists are combined. अच्छा, मीडियन किसे कहते हैं? एक होता है मॉड ऑफ द डाटा सेट, ये होता है कि द वैल्यू विच अकर्स मोस्ट इन द डाटा सेट। मीडियन उसे कहते हैं कि अगर दोनों लिस्टों को सॉर्ट करके आप रख लें तो जो दरमियानी वैल्यू निकलती है वो मीडियन होती है। अगर इवन डाटा सेट होगा तो फिर तो दो निकलेंगी, और अगर ऑड होगा तो फिर तो एग्जैक्टली एक दरमियानी वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो ये आपने निकाल के देना है। आपने एक एफिशिएंट एल्गोरिथम सजेस्ट करना है बेस्ड ऑन योर करंट नॉलेज, जो आपका अभी तक का नॉलेज है। उस हिसाब से आपने तय करना है कि विच जो है ना आपने एल्गोरिथम कैसे, यानी कि नॉलेज इस एग्जिस्टिंग का मतलब ये है कि आपने रिकर्सिव एल्गोरिथम भी पढ़ा हुआ है, आपने इटरेटिव सॉल्यूशंस भी पढ़े हैं। अगर इटरेटिव सोल्यूशन आप देते हैं तो फिर उसके लिए उस हिसाब से एनालिसिस करेंगे, और अगर आपने रिकर्सिव एल्गोरिथम प्रपोज किया इस प्रॉब्लम का तो फिर आप मुझे उसका रिकरेंस रिलेशन भी देंगे, और फिर उसको सॉल्व करके उसके एसिम्प्टोटिक नोटेशन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी निकाल के देंगे। तो असाइनमेंट ये है कि दो लिस्टें, ठीक है, सॉर्टेड है, जैसे एक लिस्ट मिसाल के तौर पे ये सॉर्टेड है पहली, दूसरी भी देखें ये भी सॉर्टेड है, और इन दोनों को ये कंबाइन करना है आपने कुछ इस तरह से कि एंड में 80-85 निकल आए। 80-85 क्यों निकलेगा? क्योंकि जब ये कंबाइन होंगी तो देखें ना 60 69 70 फिर 80 85 86 87 86 फिर आ रहा है दो दफ़ा 87 और 100। तो ये कितनी वैल्यूज़ हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इसमें जो पाँचवीं 1 2 3 4 5 पाँचवीं और छठी वैल्यू जो सेंट्रल बनेगी वो आपका मीडियन है, ठीक है ना जी। ये आपने मुझे निकाल के दिखाना है, यानी एल्गोरिथम इसका प्रोपोज करना है। सूडो कोड फॉर्म में लिखते हैं वट कि दो सॉर्टेड लिस्टें उसको इनपुट मिले और वो सूडो कोड क्या करे, उसमें से उन दोनों को मिलाता है या नहीं मिलाता है, या कंबाइन करता है या नहीं करता है, या आप अपने दिमागों में जोर दें और उससे मुझे दो ये वैल्यूज़ या एक वैल्यू मीडियन की निकाल के दें, ठीक है। और वही बात कि अल्टरनेटिव सोल्यूशन भी दे सकते हैं, रिकर्सिव भी। अल्टरनेटिव देंगे तो उसका एनालिसिस अल्टरनेटिव एल्गोरिथम्स की तरह करके देंगे एंड में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का निकाल के, और अगर रिकर्सिव देंगे तो फिर रिकर्सिव सोल्यूशन के लिए रिकरेंस रिलेशन भी निकाल के दिखाएंगे, और उसको फिर इन तीन टेक्निक्स में से किसी एक टेक्निक से सॉल्व करके उसका रनिंग टाइम भी मुझे आप निकाल के देंगे। ओके जी, दैट्स इट। तो टाइम लेक्चर का ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है एक नए टॉपिक से इंशाल्लाह आगाज़ करेंगे,
और कोई क्वेश्चन अगर आपका हुआ तो लाइव जो क्लास होगी उसमें फिर आप मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।